Myself, my name is Professor Rahul Gadam from Electronics and Telecommunication Department. I have 11 year experience. Now today's topic is our derivative and matrices. We will first of all focus on matrices, then we will go to the derivative. सबसे पहले आप सब लोगों को पता है कि ये मैट्रिसेस जो है वो सब लोगों को बड़ा आसान लगता है, मगर जब भी आप एमएसटी सीईटी के बारे में सोचते हो और एमएसटी सीईटी के बारे में जब आप सोचते हो तो उस वक्त आपके लिए ये बड़ा मैटर करता है कि कितने समय में आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो इसीलिए आपको हर वक्त ये याद रखना है, आपको लेंदी प्रोसेस यूज नहीं करनी है। हर वक्त आपको फोकस करना है कि जब भी आप एमएसटी सीईटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर वहाँ पर शॉर्टकट अवेलेबल है तो आपको शॉर्टकट के थ्रू ही जाना। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखने वाले, मैं बिल्कुल कम समय में आपको पूरा मैट्रिसेस का बेसिक समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम देखने वाले रो, कॉलम और एंट्रीज। उसके बाद रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, and symmetry matrix, Q matrix, transport of matrix, determinant of matrix, singular matrix and construction of matrix. These are the basic point I will take today of matrices. Then we will start our MSCT question. तो सब लोगों को अच्छे से पता है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पर रो किसे बोला जाता है, कॉलम किसे बोला जाता है और एंट्री से भी बोला जाता है। यहाँ पर एक जो आपके सामने दिया गया पोस्टर है उस पर क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है। जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन्स है वो रो और कॉलम्स है, और वहाँ पर जो एंटिटीज है उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं। जैसे 5 9 4 2 1 8 ये क्या है, हमारी एंट्री। जैसे ये 5 और 2 9 1 4 1 ये हमारे कॉलम है। अगर रो देखे जाए तो फर्स्ट रो हमारा 5 1 4 और सेकंड रो है 2 1 8, ठीक है। और इसका फिर हमें ऑर्डर निकालने के लिए भी कई बार एक सिंपल क्वेश्चन आ जाता है एमएससीईटी में कि कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस, और अलग अलग 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 2x2, 3x3, 1x2। अभी यहाँ पर देखा जाएंगे तो यहाँ पर ये जो मैट्रिसेस है 2x3 का मैट्रिसेस है। जैसे 2 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए इसका जो ऑर्डर है ये 2x3। ऐसे कई अलग अलग मैट्रिसेस रहेंगे, 2x2 का भी हो सकता है, 1x1 का भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप रो मैट्रिक्स, अभी सिंपली जहाँ पर रो है उसे हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे कि आपको दिख रहा 1x1, जहाँ पर 2 लिखा है सिंपली रो है, एक सिंगल रो है, ठीक है। उसको मैं यहाँ पर दिखा गया है, नीचे ही आपको दिख रहा है ये कॉलम मैट्रिक्स, जहाँ पर ऊपर भी लिखा हुआ मैंने 2 और नीचे भी दिखा हुआ है 2 मैट्रिसेस के अंदर। तो उसे हम रो मैट्रिक्स भी बोलेंगे और कॉलम मैट्रिक्स भी बोलेंगे। मगर आगे अगर देखोगे तो वहाँ पर 2 एंट्री लिखी हुई है, 3 और 2, तो ये फिर क्या है, सिर्फ सिंगल रो है, ठीक है, एक रो है, इसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसे रो में जो लिखे जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिसेस। अभी उसके सामने ऑर्डर लिखी गई, ये पहला जो है हमारा 1x1 का है, वो दूसरा जो है 1x2 का, तीसरा जो 1x3 का। उसके बाद कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिक्स में जो रहेगा हमारा कॉलम है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आपको। पहला जो है मैंने वही कंपैरिजन करने के लिए, नहीं तो बच्चे बोलते हैं कि सर 1x1 सिर्फ रो मैट्रिक्स है, नहीं 1x1 कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें भी आता है। उसके बाद जो सेकंड है हमारा वो है हमारा कॉलम मैट्रिसेस अगेन, और वैसे ही हम कॉलम मैट्रिसेस लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अभी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस आपको दिख ही रहा है, दिस इज 2x3 रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, अगेन 1x3 रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस में क्या होता है, अगर यहाँ पर आई और हम जे लेते, आई यहाँ पर कंसीडर करते, या फिर एन और एम कंसीडर करो, एन और एम हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर एन मेंशन करता है हमारा रो और एम मेंशन कर रहा है हमारा कॉलम। जब एन और एम सेम रहेंगे वो क्या रहेगा, कॉलम मैट्रिसेस, सॉरी स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, सबको पता है जहाँ पर डायगोनली एलिमेंट्स रहेंगे और एंट्रीज रहेंगी और बाकी सारी जो वैल्यूज है जीरो रहेंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिसेस। ये हर वक्त याद रखना। वहाँ पर फिर वो मैट्रिसेस 2x2 का हो, 4x4 का हो या फिर 3x3 का हो, आपको ये देखना है डायगोनल एलिमेंट वहाँ पर एग्जिस्ट है और बाकी सारे के सारे एलिमेंट वहाँ पर क्या है, जीरो। उसके बाद स्केलर मैट्रिसेस आता है। स्क्वेलर मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस है डायगोनल मैट्रिसेस से। स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल its non-diagonal element are zero and diagonal element are same। यहाँ पर क्या होगा, अभी आपने ऊपर देखा है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में अलग अलग एंटिटी थी, अलग अलग एंट्रीज थी। तो यहाँ पर क्या है, स्केलर मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिसेस में क्या रहेंगे, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि
आप ऊपर का जो यहाँ पर मैंने एग्जांपल नहीं लिखा, मैं फिर भी आपको दिखा हुआ जो डायगोनल मैट्रिसेस का हमारा एग्जांपल है पहला 1 0 0 -8, वहाँ पर जो तुम्हारे डायगोनल मैट्रिसेस रहेंगे, फॉर एग्जांपल 1 है तो नीचे भी 1 रहेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे स्केलर मैट्रिसेस, या फिर 2 है तो नीचे भी 2 रहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा स्केलर मैट्रिसेस। उसके बाद आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिसेस मैट्रिक्स। अभी आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स क्या किसे बोलेंगे, जहाँ पर तुम्हारे डायगोनल एलिमेंट सब 1 है और बाकी एलिमेंट तुम्हारे क्या है 0 है, उसको क्या बोलेंगे हम यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, जहाँ पर सभी के सभी एलिमेंट तुम्हारे 0 है, उसे हम क्या बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, उसका नाम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। नॉर्मली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी कंफ्यूज क्यों होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे बोला तो वहाँ पर ये बच्चे सोचते हैं कि अपर जो एलिमेंट्स है उसको हम 0 करेंगे, ऐसा नहीं है। जहाँ पर अपर एलिमेंट सभी के सभी अवेलेबल है और लोअर एलिमेंट तुम्हारे जो है वो 0 है, उसको क्या बोलेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। बिल्कुल उसके अपोजिट तुम्हारा क्या होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अपर पोर्शन में जो आ रहे हैं तुम्हारे 0 पोजीशन, आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन रहती है A11, सेकंड होती है A12, उसके बाद होती है A13, यहाँ पर A12 A13, उसके बाद A22 A23, ये 0 रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। यहाँ पर देखेंगे ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है, वहाँ पर तुम्हारी वैल्यू क्या है सब 0 है, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अभी आप सब लोगों को पता है कि डिटर्मिनेंट बड़ा आसान होता है, ठीक है। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, उसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। यहाँ पर सिंपल सा है, यहाँ पर 1 आपको क्रॉस ये करना है मल्टीप्लिकेशन और माइनस करना है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 × 5 5 -2 × 0 0, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा +5, ठीक है। सिमिलरली 3/3 का करना है, 3/3 का भी डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना पड़ता है मैं आपको एग्जाम्पल में बता दूंगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अभी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, non-singular matrix. Now we will see singular matrix. A square matrix A is called as a singular matrix if mod of A is equals to 0. इसके बाद आपको तो ट्रांसपोज करना आता है, कुछ नहीं करना ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करना है और जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट करना है, बड़ा सिंपल है। उसको आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। देखिए हमारे पास क्या था 1 2 3 3 4 5 ऐसे 2 रो दिए हुए थे और 3 कॉलम दिए हुए थे। हमने क्या किया, जो 1 2 3 जो रो था उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। जो हमारा 2/3 का मैट्रिक्स था वो हमारा 3/2 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 जो है हमारा क्या था रो, उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, क्या है 1 2 3, और उसके बाद हमने क्या कर दिया 3 4 5। सिमेट्री मैट्रिक्स, द स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज सिमेट्री मैट्रिक्स इफ A इज इक्वल टू A', ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है A दिया हुआ है और आपको A' दिया हुआ है, ठीक है। Skew matrix, a matrix A square matrix A Ij is called as a skew matrix if A is equal to -A'। अभी उसके बाद हम देखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर आप लिखने का भी समय नहीं दे रहा। मैं बिल्कुल आपको लिखने का समय दूंगा, ये सिर्फ बेसिक में ले रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। जब भी हमारा न्यूमेरिकल आ जाएगा मैं आराम से लूँगा, ताकि आप, मैं होप सो सब बच्चों ने यहाँ पर रजिस्टर और पेन साथ में रखा हुआ है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ मैट्रिसेस के, जो इसके पहले जो एग्जाम हुए हैं उसमें आए हुए क्वेश्चन है। तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा जब भी आपका एग्जाम में आओगे 2020 में, आप जो एग्जाम दोगे तो उसमें 101% इस तरीके से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, उसके बाद हम देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन कुछ नहीं करना, फॉर एग्जांपल A11 ये एलिमेंट है, हमें A11 एलिमेंट पहले मैट्रिक्स का, दूसरे मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट है, इन दोनों को ऐड करना है। सिमिलरली बाकी एलिमेंट के लिए करना है। यहाँ पर देखिए आपको क्लियरली मेंशन है मैट्रिसेस A दिया हुआ है जिसके वैल्यू है 1 0 2 5, 2/2 मैट्रिक्स है। उसके बाद तुम्हारे पास B मैट्रिक्स भी दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 1 0 2 5, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जो तुम्हारे A11 है मैट्रिक्स A का, B का जो A11 है उसको ऐड करना है। जैसे कि 1 + 1 हम क्या हो जाएंगे यहाँ पर 2, उसके बाद 0 + 0 0, 2 + 2 4, 5 + 5 10, ये होगा तुम्हारा A + B। सिमिलरली A - B कैसे करना है, 1 - 1 0,
0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 5 0, इसलिए तुम्हारा a माइनस b 0 0 0 आया 2/2 मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब एक कोई भी जो वैल्यू होंगी, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उससे मैं बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जितने भी मेरे पास मैट्रिसेस में एलिमेंट है उससे मैं बी को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल बी की वैल्यू दी है 2, अभी मैट्रिसेस दिया हुआ 1 2 0 5, यहाँ पर 2 से हम सभी चारों जो एलिमेंट्स है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए हमारा 2a की वैल्यू क्या आ जाएंगी 2 0 4 10, मतलब कैसे 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 2 4 एंड 2 इंटू 4 2 इंटू 5 10। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, अभी ये शायद सब लोगों को आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, मगर इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखो यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ बी मैट्रिक्स, जैसे कि उनकी पोजीशन ही है A11 A12 A21 A22, यहाँ पर भी B11 B12 B21 और B22। अभी जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस करना है, तो जब भी आपको ए से बी मल्टीप्लाई करना है तो आपने क्या करना, जो तुम्हारा पहला रो है उसको लेना और पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, जैसे कि क्या हो जाएगा A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B12, पहला रो फर्स्ट कॉलम, फिर पहला रो सेकंड कॉलम। ठीक है, ये पहला रो फर्स्ट कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम, इसमें क्या आ जाएगा बेटा, तुम्हारे दो एलिमेंट्स आ जाएंगे, उनका जो एडिशन होगा वो जो रहेगा तुम्हारा AB11 आएगा पहला। ठीक है, फिर जब आप पहला रो उठाओगे और दूसरे कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका AB12 एलिमेंट आएगा, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है आपको। उसके बाद क्या करोगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, आपको नीचे वाले दो एलिमेंट्स मिल जाएंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, अभी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको कैलकुलेट करते आता है, वहाँ पर 3-4 मेथड है आपके पास इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस कैलकुलेट करने के लिए। ये बेसिक फार्मूला है जो आप सब लोगों को पता है। नॉर्मली जब भी हम MSCAT के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहाँ पर सिंपली क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द मैट्रिसेस ऑफ गिवन मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो वहाँ पर नॉर्मली हम एडजॉइंट मेथड यूज करते हैं क्योंकि दिस इज द सिंपल मेथड। ठीक है, अब आगे देखूंगी कि कैसे आपको यूज करना है और पूरी आपको मेथड लगाने की भी जरूरत नहीं है और आपका आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले हमारा ये न्यूमेरिकल है, ऐसे कुछ न्यूमेरिकल आपको MSCAT के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस साल भी पूछे जाएंगे, ये पहला न्यूमेरिकल है। अभी मैं आप सब लोगों को और रिक्वेस्ट करता हूँ जिन्होंने अभी तक रजिस्टर और पेन नहीं लिया हुआ है वो रजिस्टर और पेन लिखे, और हो सके सबके पास अभी अगर दूसरा स्मार्टफोन हो तो ये स्लाइड जो है बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेने वाला हो, आप फोटो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इफ ए, अभी यहाँ पर दिया हुआ है ए मैट्रिक्स 3x3 का। ठीक है, और देन यहाँ पर ध्यान आ गया। ठीक है, देन वी हैव टू कैलकुलेट द ए इनवर्स, कितना रहेगा। यहाँ पर 4 अलग अलग ऑप्शन दिए, इसमें से हमें कैलकुलेट करना है। अभी जब भी आप मैट्रिसेस कैलकुलेट करते हो, ठीक है, मैट्रिसेस का इनवर्स कैलकुलेट करते हो, इनवर्स कैलकुलेट करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रहना चाहिए, अगर जो भी मैट्रिक्स दिखाया हुआ है आपको उसका मॉड अगर 0 आता है, ठीक है, तो वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता, सबसे फास्ट आंसर निकलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर चारों की चारों ऑप्शन में मैट्रिसेस दिए हुए हैं, मतलब इसका 101% आपको क्या मिलने वाला है, मैट्रिक्स मिलने वाला है इनवर्स। अदर यावेज यहाँ पर 0 होता है और नन ऑफ देम होता है, तो सबसे पहले आपको फोकस किसके ऊपर करना रहता है, मोड ऑफ ए। मतलब मोड ऑफ ए मतलब क्या है बेटा, तुम्हारा जो तुमको डिटर्मिनेंट निकालना है। अभी 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो भी बता। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, ये तुम्हारा फार्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 mod ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए बार नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नीचे गलती से आ गया। ठीक है, उसके बाद mod ऑफ ए बार हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आप सब लोगों को पता है। सबसे पहला एलिमेंट A11 लेंगे और पहला रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 3 3 ब्रैकेट माइनस सेकंड हमारा एलिमेंट हमें लेना है 1। ठीक है, इन ब्रैकेट पहला हमें रो छोड़ना है और सेकंड कॉलम छोड़ना है, और एलिमेंट कौन से बचेंगे तुम्हारे पास 1 1 और 3 3, और उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 प्लस अभी थर्ड तुम्हारा एलिमेंट लेना है 2, और यहाँ पर तुमको पहला रो छोड़ना है और थर्ड कॉलम छोड़ना है, और आपके पास जो एलिमेंट बचेंगे उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 6, और इसका कैलकुलेशन करना है। अभी यहाँ पर -2 आया, 0 नहीं है, माइनस आया तो चलेगा, प्लस भी आया तो चलेगा, मगर 0 आएगा तो वहाँ पर तुम्हारा ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर -2 इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस
ए इनवर्स एग्जिस्ट। अभी हमें इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है ये देखना है। यहाँ पर जब भी मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर मैंने प्रोसेस बता दी है फास्ट, यहाँ पर मैं लेंथी प्रोसेस यूज नहीं करूंगा, ठीक है। बड़ी सिंपल सी प्रोसेस मैं यहाँ पर बताना जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिया, ये जो मैट्रिसेस था मेरा, जो ए दिया था मैंने उसको लिख लिया, ठीक है। क्या था मेरा मैट्रिसेस, 0 1 3 1 2 1 एंड 2 3 1, ठीक है। वो लिखने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं R1 R2 C1 C2, ये जानबूझ के लिए ताकि सिंबल, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, C1 जो था उसको वापस यहाँ पर लिख लिया 0 1 3, उसके बाद C2 लिख दिया 1 2 1, उसके बाद हमारे यहाँ पर क्या हो गए, 3 अलग अलग रो बन गए, ठीक है। मगर ये जो मैट्रिसेस हुआ तुम्हारा 3/5 का हुआ। फिर उसके बाद तुम्हारा R1 जो है वो वापस नीचे लिखना है और R2 है उसको वापस नीचे लिखना है। फिर आपके जो पहला कॉलम और पहला रो छोड़ के आपके पास जो एलिमेंट रहेंगे उसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये करने से आपको एडजॉइंट मिल जाएंगे मैट्रिसेस के, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने क्रॉस के साइन लगाए हुए, यहाँ पर पहला जो मेरे को मिलेगा, ठीक है, एलिमेंट कैसे मिलेगा, 2 × 1 = 2 -1 × 3 कितना आ जाएगा, 2 - 3 -1। सेकंड जो एलिमेंट लिखे है जो रहेगा हमारा, अभी यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है एलिमेंट्स की, ठीक है, वो जो कॉलम वाइज हो रही है और मैं लिख रहा रो वाइज। ये देखना पहला जो लिखा हमने 2 × 1 2 -1 × 3 -3, ठीक है। तो आंसर आएगा 2 - 3 -1 पहले लिख दिया। उसके बाद सेकंड नीचे आओ, 1 × 2 2 -1 × 1 1 +1। तो देखो ये कॉलम वाइज जा रहा हूँ और लिख रहा हूँ मैं रो वाइज। सेकंड जो एलिमेंट्री का मैंने 1, उसके बाद 1 × 3 3 -2 × 2 4, मतलब क्या होगा 3 - 4 -1, ठीक है। पहले रो के एलिमेंट हो गए, यहाँ पर आपको बाजू में दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली फिर सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है और सेकंड रो लिखना है, 3 × 3 9 -1 कितना हो जाएगा 8। सिमिलरली 0 -6 -6, 1 × 2 2 -3 -0 +2, ठीक है। सिमिलरली ये आखिरी कॉलम का करना है 1 × 1 -3 × 2 6 -5, उसके बाद 1 × 3 3 -0 3 1 × 0 0 -1 ये होगा तुम्हारा एडजॉइंट। फिर फार्मूला क्या है तुम्हारा, फार्मूला जो है ए इनवर्स का 1/mod (A). अभी यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन हो रहा है कि यहाँ पर -2 आया, जो तुम्हारा माइनस रहेगा 1/-2, ठीक है, 1/-2, और तुम्हारे एलिमेंट यहाँ पर जो तुम्हारा आंसर रहेगा वो रहेगा सी, ठीक है। सी में आप देख रही है यहाँ पर -1/2 जो बाहर है हमने जो निकाला हुआ है मॉड, वो सिर्फ सी में है और बाकी एलिमेंट तुम्हारे जैसे के वैसे, इसलिए तुम्हारा आंसर क्या रहेगा सी। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी 2/2 मैट्रिक्स का आता है आपको इनवर्स निकालने के लिए, तो आपने एक ट्रिक याद रखनी है, यहाँ पर ज़्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आपने क्या निकालना है, मॉड निकालना है। मॉड यहाँ पर डायरेक्टली निकल जाएगा 1 × 5 5 -0 कितना आ जाएगा 5, मतलब तुम्हारा ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपने याद रखना है डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, आपको एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखना ये जो मैंने लिखा हुआ है आपको अच्छे से समझो, ए और बी यहाँ पर क्या करना है, जब भी 2/2 का मैट्रिक्स आता है ए और बी जब आपको दिखते हैं वहाँ पर आपने क्या करना है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है। अभी पोजीशन मतलब जहाँ पर ए और बी लिखा है ए की जगह बी आ जाएगा और बी की जगह ए चले जाएगा, और यहाँ पर सी और डी लिखा है, ठीक है, वहाँ पर साइन चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल सी की साइन अभी पॉजिटिव हो तो वहाँ पर -C -D हो जाएगा, मतलब तुम्हारा आंसर जो आएगा मैं डायरेक्टली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता हूँ विदिन सेकंड। क्या रहेगा मेरा मॉड, क्या रहेगा 5 -0 मतलब 1/5 इंटू, यहाँ पर पोजीशन चेंज करो 5 और यहाँ पर 5 0 -2 1, ये मेरा आंसर रहेगा 1/5, ठीक है, 5 0 -2 1। देखिए ठीक है, मॉड ऑफ ए क्या आएगा 1/5 5 -2 0 1। समझ में आ रहा, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, ये 2 नीचे ही होना, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि यहाँ पर दोनों भी पोजीशन मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले मतलब एग्जिस्ट है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर पोजीशन चेंज की 1 और 4 की, ठीक है, और यहाँ पर हमने साइन चेंज कर दी 3 और 2 की, ये बिल्कुल बराबर है, पिछले इसमें दोनों चेंज हो गया था व्हाइल आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और 1 की पोजीशन चेंज हो जाएंगी और 3 और 2 का साइन चेंज होगा जब, और यहाँ पर 1 बाय तुम्हारा जो मॉड आ जाएगा वो लिखना है 1/-2, ये तुम्हारा आंसर।
थर्ड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीटी, यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, अभी इसका इनवर्स हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है बेटा, इसका मॉड निकालना। मॉड क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस 3। मतलब क्या होगा, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस 1। ठीक है, ये होगा 1 बाय 1 1 हो जाएगा। अभी इसको क्या करना है, साइन चेंज और पोजीशन चेंज। अभी 2 का पोजीशन 2 के साथ चेंज करेंगे तो वही रहेगा, यहाँ पर साइन मतलब चेंज करेंगे तो यहाँ होगा प्लस 1 प्लस 3। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 2 बाई प्लस 1 प्लस 3 कौन सा है, प्लस 1 प्लस 3, मतलब बी हमारा आंसर रहेगा। अभी विद इन सेकंड हमने आंसर निकाल लिया है और बाय मेथड भी हम देखते हैं। मॉड निकला हमारा 1, ठीक है, और ए इनवर्स तुम्हारा जो आ गया वो है 2 2 1 3, मतलब आंसर होगा तुम्हारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम इन द इनवर्स ऑफ। ठीक है, अभी आपको ये क्वेश्चन दिया है, एक मैट्रिसेस दिया है, आपको पूरा मैट्रिसेस नहीं निकालना, आपको सिर्फ कौन सा निकालना है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट निकालना है। अभी सेकंड रो कौन सा है, सेकंड रो तुम्हारा है 2 1 0, थर्ड कॉलम कौन सा है तुम्हारा 1 0 1, मतलब कौन से पोजीशन वाला एलिमेंट निकालना है तुमको, जो 0 दिख रहा है ना उस पोजीशन वाला तुमको एलिमेंट निकालना है। तो वहां पर अलग 4 वैल्यू दी है, -2 4 3 2। अभी यहाँ पर तुमको बाय एडजॉइंट मेथड सारी वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपने क्या करना है, देखिए ये हमारा फार्मूला है। अभी यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, मतलब 101% इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। ठीक है, अदरवाइज 0 दिया होता। ठीक है, यहाँ पर मैंने निकाल लिया नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको सभी के सभी मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, वही मेथड आपको यूज़ करना है। पहले जो तुमको मैट्रिसेस दिया हुआ है वो लिखना है, और उसके बाद C1 लिखना है, उसके बाद C2 लिखना है। यहाँ पर C1 क्या है, 1 2 -1 2 1 0 लिखने के बाद जो आएगा उसका R1 फिर से उसके नीचे लिखना है 1 2 1 1 2। ठीक है, उसके बाद R2 लिखना है 2 1 0 2 1। और यहाँ पर आपको सभी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आपको एडजॉइंट कौन सा निकालना है, आपको एलिमेंट कौन सा निकालना है, सिर्फ आखिरी वाला एलिमेंट जो आपका 2 3 जो एलिमेंट है वो निकालना है। अभी 2 3 एलिमेंट कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से। ठीक है, मैंने देखा हुआ है क्रॉस जहाँ पर है -1 × 2 -2 -0, तो आंसर क्या आ जाएगा, -2। मतलब जो तुम्हारा जो एलिमेंट है जो इन्होंने निकालने को कहा है हमें A23, उसकी वैल्यू क्या आएगी, -2, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, -2 जो है A। मैट्रिक्स दिया हुआ है इज नॉन इन्वर्टेबल इफ हैज वैल्यू। अभी इसमें से कौन सी वैल्यू हमें ए की जगह पुट करनी पड़ेगी जब ये नॉन इन्वर्टेबल रहेगा। अभी नॉट इन्वर्टेबल मतलब क्या रहता है बेटा, मतलब इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। इसका इन्वर्स कब नहीं निकलेगा, जब इसका मॉड 0 आएगा, तब इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। अब हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करने के बाद इसका मॉड 0 नहीं आता। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या रहेगा, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0। फिर इसका मॉड निकालेंगे और उसको इक्वेट किसके साथ करेंगे, 0 के साथ। तो यहाँ पर हमने वही किया, मॉड निकाला, पहला एलिमेंट 2 -5 -8 1 -10 +1 4 -4, और उसका कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर मुझे वैल्यू मिली है -3 -9 -6। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल आंसर जो हो जाएगा तुम्हारा a इंटू -9 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 2 -5 कितना हो जाएगा, -3, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा बीच में, जो माइनस साइन चले गया बेटा इसलिए। उसके बाद -a इंटू -9, ठीक है, -6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +9, और यहाँ पर 3 -6 कितना हो जाएगा, -9। तो 0 के इधर हम -9 को ले जाएंगे तो +9 हो जाएगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू 9/9 मतलब 1। हमारा आंसर क्या आएगा, 1। जब हम a की जगह 1 पुट करेंगे तब ये नॉट इन्वर्टेबल रहेगा। अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग यहाँ पर समझ लीजिए। क्या दिया है, बी मैट्रिसेस दिया हुआ है और यहाँ पर दिया है साइन कॉस के फॉर्म में, और आपको क्या निकालना है, वेयर a11 a12 एंड a13 आर द को-फैक्टर ऑफ a11 a12 a13 रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ a11 प्लस कैपिटल A12 स्मॉल a12 प्लस कैपिटल A13 प्लस स्मॉल a13 इज इक्वल टू क्वेश्चन। आपको इसके एडिशन की वैल्यू निकालनी है। मतलब यहाँ पर क्या निकालना है आपको, सबसे पहले
A11 मतलब क्या होता है, A11 मतलब तुम्हें जो दिए हुए एलिमेंट्स, ठीक है, और यहाँ पर तुमको A11 ये क्या निकालना है, कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर निकालने का फार्मूला सब लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो अभी यहाँ पर अच्छे से समझ लो। तो कोफैक्टर निकालते कैसे, अगर आपको कोई भी कोफैक्टर निकालना है, ठीक है, तो फार्मूला क्या है, ai -1 i + j mij। अभी ये कैलकुलेट कैसे करना है, मैं आपको पहला A11 कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी -1 रेज़ टू द पावर, ठीक है, आई जे की वैल्यू क्या है तुम्हारी 1 1, मतलब क्या होगा -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1, वो कितना हो जाएगा 2, -1 रेज़ टू द पावर 2 कितना हो जाएगा +1, ठीक है। उसके बाद MIJ कैसे निकालोगे आप बेटा, MIJ निकालने के लिए MIJ मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी I और J की हमें वैल्यू पुट करनी है M11। अभी यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपको छोड़ देना है। अभी फर्स्ट रो में क्या लिखा गया है आपके cos थीटा sin थीटा 0, और फर्स्ट कॉलम क्या है तुम्हारा cos थीटा माइनस sin थीटा 0। अभी आपके पास बचे एलिमेंट कौन से, cos थीटा 0 0 और 1, बराबर है। इसका आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या रहेगा M11। तो आपका आंसर जो आएगा cos थीटा इंटू 1 माइनस 0, तो आंसर क्या आएगा cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 रेज़ टू द पावर 2 इंटू cos थीटा, तो -1 रेज़ टू द पावर 2 1 होता है और cos थीटा जैसे का वैसा, इसलिए आपका A11 जो आया हुआ है cos phi आया हुआ है। सिमिलरली मैं आपको A12 कैलकुलेट करके दिखा दूँ, आपको क्या करना है, फार्मूला यूज करना है, कौन सा, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 क्या हो जाएगा -1 इंटू M12। अभी 12 मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो क्या है cos phi sin phi 0, सेकंड कॉलम कौन सा है sin phi cos phi 0, ये चले गए, आपके पास बचेगा माइनस साइन 0 और 0 और 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -sin phi इंटू 1 0 इंटू -0, तो क्या होगा माइनस साइन आ जाएगा तुम्हारे पास, और माइनस साइन आने के बाद वहां पर पुटअप करो, मगर यहाँ पर क्या दिया है -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 मतलब 3, मतलब माइनस साइन आ जाएगा, इसलिए माइनस साइन इंटू -1 इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा, इसलिए तुम्हारा साइन थीटा जो आया है यहाँ पर प्लस साइन थीटा होना 1 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइन जो रहेगा -1। सिमिलरली यहाँ पर 1 1 2 यहाँ पर माइनस दिया है वो प्लस आएंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पर A13 कैसे कैलकुलेट करोगे, सिमिलरली फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस है तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा फर्स्ट रो और तुम्हारा थर्ड कॉलम, हाँ थर्ड कॉलम, ये 0 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1 3 इज इक्वल टू 0। फिर आपको इन सबको ऐड करना है, ठीक है। A11 अभी cos phi इंटू A11, एलिमेंट क्या है तुम्हारा पहला, वो है cos phi इंटू cos phi क्या हो जाएगा cos स्क्वायर phi प्लस A12 क्या है तुम्हारा प्लस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है प्लस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर A13 0 आया, तो A13 को जो अगर वैल्यू भी होती तो भी आंसर क्या आ जाता है 0, तो इसलिए क्या होगा तुम्हारा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, इसलिए तुम्हारा आंसर क्या रहेगा बी। अभी आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। इफ मैट्रिसेस दिया हुआ है और उसके एलिमेंट दिए हुए हैं, और आपको कैलकुलेट क्या करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अभी यहाँ पर अगर आप एक्स वाई जेड की वैल्यू इक्वेशन निकालोगे, फिर वहाँ पर फार्मूले लगाओगे और उसको सॉल्व करोगे तो आपको बड़ा समय लगेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इक्वेशन लिख लो। आपको सब लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है और इक्वेशन लिखता है, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो तो आपको पता है। अभी यहाँ पर क्या है दो अलग अलग क्या दिया है मैट्रिसेस, एक साइड में एक दिया है 3/3 का, एक 1 और एक दिया है तुमको 3/1 का। तो क्या करना है उसको मल्टीप्लाई करना 1x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 12, इक्वेशन में लिख लो। सिमिलरली 1x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल टू 15। सिमिलरली आपको थर्ड भी लिखना है 1x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 13, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या करना है, बड़ा मैं आसान तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर आप इक्वेशन सॉल्व मत करके बैठिए, आप क्या करो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन में तो आपको पता चल जाएगी कि कौन सी वैल्यू है। अगर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आती है वैल्यूज पुट करने के बाद, तो समझ लीजिए वही वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले पुट डायरेक्ट वैल्यू इन द इक्वेशन।
अभी इक्वेशन हमने निकाल ली जैसे कि हमने बताया, ठीक है। ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगे। 3 इक्वेशन जैसे आएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली वैल्यू पुट करेंगे। अभी पहली वैल्यू पुट, फर्स्ट वैल्यू क्या दी है उन्होंने, 1 2 3। अभी इक्वेशन 1 में मैं 1 2 3 पुट करूंगा तो क्या होगा, 1 2 इंटू 3 क्या होगा 6 प्लस 3 इंटू 3 क्या होंगे 9, कितना आता है 16। आ रहा है क्या आंसर 12? नहीं, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा पहला वैल्यू नहीं है, पहला तो कट गया। फिर दूसरा पुट करके देखेंगे पास तो क्या हो जाएगा 3 2 1। 3 2 1 करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 1 3, तो कितना आ गया 12, बिल्कुल बराबर। और एक कोई तो भी वैल्यू चेक करेंगे, हम थर्ड नंबर की वैल्यू चेक करते हैं अभी, डायरेक्टली सेकंड नहीं करेंगे, ठीक है। 3 प्लस 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा 13, मतलब हमारा आंसर क्या है बी। यहाँ पर तुम्हारा टाइम बच जाएगा। अगर आप इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वहां पर आपके XYZ आने के लिए बहुत समय लगेगा। दिस इज द सिंपल और शॉर्टकट मेथड फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ इक्वेशन एंड मैट्रिसेस क्वेश्चन। उसके बाद ये इफ ए, एक मैट्रिक्स दिया है तुमको 2x2 का, दूसरा मैट्रिक्स दिया है 2x2 का, देन कैलकुलेट द वैल्यू, देन ए बार इज इक्वल टू बी, बी बार डज नॉट एक्सिस्ट, सी क्या दिया है ए इनवर्स डज नॉट एक्सिस्ट, और उसके बाद दिया है डी बोथ सी एंड डी। मतलब क्या है, ए इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं है और तुम्हारा बी इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर पता चल रहा है बेटा इसका मॉड 0 आ रहा है ना, 2 इंटू 2 4, -2 इंटू -2 +2, और साइन रहेगा माइनस, मतलब 4 - 4 0। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 इवन, यहाँ पर माइनस, मतलब क्या होगा ए भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और बी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा डी, बोथ बी एंड सी। समझ में आया, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मॉड ए निकाला, उसके बाद मॉड बी निकाला, क्या होगा 4 - 4 इज इक्वल टू 0, नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली बी निकालना है 1 इंटू 1 1 इंटू 1, 1 - 1 0, नॉट एग्जिस्ट। तुम्हारा आंसर क्या रहेगा डी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफैक्टर के बारे में। अभी यहाँ पर अच्छे से समझ लो, आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो, ठीक है। अभी आपको कोफैक्टर निकालने हैं थर्ड रो के, ठीक है। थर्ड रो के कोफैक्टर आपको पता है कैसे निकालते हैं, मैंने पहले ही इसका बता दिया है कि कैलकुलेट कैसे करना है। यहाँ पर थर्ड रो के कोफैक्टर कौन से रहेंगे, ठीक है। A31, उसके बाद आएगा तुम्हारा A32 और A33। कैसे निकालते हैं मैंने पहले ही बोला था। A31 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर AIJ रहता है, फार्मूला तुम्हारे को पता है, AIJ इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर I प्लस J इंटू M11, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है 3 + 1 है, रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। M11 कैसे निकालोगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अभी थर्ड रो क्या है -1 2 3, फर्स्ट कॉलम कौन सा है 1, सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, हाँ थर्ड रो है तुम्हारा -1 3 2, और फर्स्ट कॉलम कौन सा है 1 2 -1, तो बचे क्या तुम्हारे पास 1 1 1 -3। तो इसका क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, -3 इंटू -1 क्या हो जाएगा -4। सिमिलरली ये पहला आया, अभी -4 कितने लो इसमें है, अभी सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए और आसान हो जाएगा, बी और सी में, ठीक है। तो फिर हमारा आंसर जो रहेगा बी या सी में से रहेगा, और भी 3 2 निकलना है, 3 2 भी सेम बिल्कुल निकलना है। थर्ड रो सेकंड कॉलम बचा क्या तुम्हारे पास 1 2 1 -3। यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा कि कोफैक्टर फाइंड आउट कैसे करने हैं। -1 है तो माइनस आंसर आएगा, -3 -2 -5, और ये माइनस आपको ये प्लस दिख रहा है बेटा, प्लस इसलिए किया है क्योंकि आपको ये मल्टीप्लाई करना है किसके साथ -1 के साथ, इसलिए -5 + 5 हो गया है। और सेकंड पॉइंट फर्स्ट प्लस है, इसलिए बी और सी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अभी हम थर्ड निकालना ही पड़ेगा। अदरवाइज बी और सी में सेकंड जो है एलिमेंट अगर वो चेंज होता तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, मगर यहाँ पर चेंज हुआ है, ठीक है। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम लेना है। तुम्हारे पास जो एलिमेंट आएगा 1 2 1 -3, ठीक है, जो रहेगा -1, तो इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, सो A32 आ गया है, यहाँ पर ये 3 3 होना चाहिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो बचे गया 1 2 1 1, तो हमारा 1 -2 1 -1, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा -4 5 और -1 बी। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज, अभी यहाँ पर मैंने बताया है कि आपको एडजॉइंट मेथड यूज करनी है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अभी आप सबसे पहले जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबके जो तुम्हारे मॉड निकले हुए सेम है या नहीं। तो यहाँ पर दिख रहा है बेटा एक -1/4 है और 2 इसमें हमारे पास 1/4 है 1/4 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे मैट्रिसेस ये निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी,
तो वहाँ पर जो भी सामने लिखी हुई है वो वैल्यू के साथ मैच करना है और उसके बाद आपको देखना है कि उन दोनों में के एलिमेंट सेम है क्या। अगर नहीं है तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो आया 4, तो मतलब आंसर क्या रहेगा 1/mod ऑफ, मतलब 1/4, मतलब आंसर किस में से है तुम्हारा, बी और सी में से तुम्हारा आंसर है। अभी हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं बी और सी में कौन से एलिमेंट अलग अलग है। -2 है, 0 है, 2 है, वायु है, यहाँ पर देखिए -2 और -1, ठीक है, और यहाँ पर भी 3 एलिमेंट देखेंगे, -1 और -2, यहाँ पर चेंज है। अगर आपको फास्ट आंसर निकालना है तो आपने क्या करना है बेटा, सिंपल सी ट्रिक है, सिर्फ आपने क्या करना है, जो तुम्हारा 3 नंबर का एलिमेंट है उसके लिए आप अपना कोफैक्टर निकालिए। ठीक है, एडजॉइंट निकालिए, सॉरी कोफैक्टर बोला, एडजॉइंट निकालिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। जहां पर एक तो -2 आएगा या -1, जो भी आंसर आएगा, अगर -2 आएगा तो बी आंसर रहेगा, -1 आएगा तो सी आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या निकाला है, जो अलग अलग थे, यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट जो मेरा था पहला वाला -2 था, और यहाँ पर इधर वाला जो एलिमेंट था वो -1 और 2 था। हमने क्या किया, सिर्फ ये दो एलिमेंट निकाले, ये -2 आ रहा है, ये -1 आ रहा है। ठीक है, इसलिए मेरा आंसर कौन सा रहेगा बेटा, मेरा आंसर रहेगा बी। एकदम बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर -1/4, -2 और -1 है, तो आंसर तुम्हारा बी रहेगा, क्योंकि यहाँ भी तो देखिए -2 है और यहाँ पर -1 है और यहाँ पर +2 है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था, एक कोई भी एलिमेंट निकालिए, यहाँ पर -2 तो सेम था, मगर यहाँ पर एक -1 है और यहाँ पर +2 था। अभी ये नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फिर से इक्वेशन आया। जब भी आपके सामने ऐसे इक्वेशन आते हैं और बोला जाता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तब जाके आपका आंसर बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक इक्वेशन था, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट की, वो नॉट इक्वल टू 4 आया। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, इट विल नॉट इक्वल टू 4। अभी सेकंड वैल्यू पुट करता हूँ, सेकंड वैल्यू जब मैं पुट कराऊंगा तो 4 आ रहा, मतलब मुझे आंसर मिल रहा है। फिर सेकंड और एक वैल्यू में पुट कर दूंगा मैं वैल्यू, यहाँ पर एक इक्वेशन ऐसा था लिखा हुआ 6/2 + 9/3 - 20/5, ये मिस हो गया यहाँ से। वो जो इक्वेशन था 6/x, 9/3, 9/y और -20/z, ऐसा इक्वेशन था जो यहाँ पर पीपीटी में आया नहीं। 3 इक्वेशन दिए हुए थे, ये y था 3 के जगह, यहाँ पर वैल्यू पुट की, वो भी 2 आया, तो इससे आंसर क्या रहेगा, बी। ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक है बेटा, अदरवाइज आप इक्वेशन उसकी सॉल्व करोगे तो कम से कम आपके 2-3 मिनट चले जाएंगे। यहाँ पर विद इन सेकंड, ठीक है, 30 सेकंड 40 सेकंड में आपके आंसर आ जाते हैं ऐसे इक्वेशन वाले। अभी देखिए, द कंपोनेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ द इनवर्स, फिर से वही क्वेश्चन है, कंपोनेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ। ठीक है, अभी आपको पहले ही बोला था, आपको सारे, आपको लिखना वही है, एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट की वैल्यू निकालना है। कौन सी वैल्यू निकालना है आपको, थर्ड कॉलम और सेकंड रो की। तो आपने पूरा ये मैंने बता दिया है, यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि कैसे ये लिखना है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, तो फिर से बता रहा हूँ, कुछ नहीं करूंगा मैं, यहाँ पर 3/3 का मैट्रिक्स लिख लूंगा सबसे पहले जो दिया हुआ है, फिर उसका कॉलम पहला जो है उठा के फिर से लिखूंगा। ठीक है, क्या होगा मेरा पहला कॉलम 1 2 -1 और सेकंड कॉलम भी फिर से लिखूंगा, क्या है मेरा 2 1 0। ये होने के बाद फिर से जो R1 आया, अभी R1 कितने नंबर का है, 5 नंबर का R1 रहेगा, R2 भी 5 नंबर का रहेगा, वो मैं नीचे लिखूंगा, R1 1 2 1 1 2, R2 भी लिखूंगा 2 1 0 2 1, कंफ्यूजन नहीं हो। और यहाँ पर मेरा पहला रो और पहला कॉलम मैं उसको क्या कर दूंगा, बाजू में कर दूंगा, और मेरे पास जितने भी एलिमेंट है वो उसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई लेके मुझे एडजॉइंट निकालना है। मगर यहाँ पर मेरे को एडजॉइंट सेकंड रो और थर्ड कॉलम का बोला है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर ही फोकस करूंगा। ठीक है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम कहाँ से मिलेगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम मेरे को मिलेगा ये 4 एलिमेंट से, कौन से 0 0 1 2, 0 0 1 2 से मेरे को मेरा थर्ड वो जो नंबर है सेकंड रो और थर्ड कॉलम का मुझे एलिमेंट मिलेगा। 2 × 0 0, और ये शायद ये -1 था बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है जो हमारा एलिमेंट है ये -1 है बेटा। ठीक है, तो ये -2 हो जाएगा, 1 × 0 लिखते हैं गलती में, 1 × -1 × 2 -2 -0, तो आंसर क्या आ जाएगा -2, और तुम्हारा मॉड भी आया -2, -2 अपॉन -2 क्या हो जाएगा तुम्हारा -1, इसलिए तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा -1 बी, सॉरी प्लस माइनस माइनस, ये -1 लिखा है, +1 आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। देखिए -2 अपॉन -2 क्या हो जाएगा +1, गलती से -1 लिखा है। इफ
ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक मैट्रिसेस दिया हुआ है 2x2 का, और आपको इसके क्या निकालने हैं, एडजॉइंट। मैंने पहले ही बोला था कैसे एडजॉइंट निकालते हैं, बड़ा आसान है। सबसे पहले हम देखेंगे ये फार्मूला, ठीक है, जो एडजॉइंट निकालते हैं मैट्रिसेस के। ये फार्मूले से हम क्या करेंगे, मॉड कैसे निकालेंगे, 3 × 4 12 - 2 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर a × i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे एकदम शॉर्टकट मेथड से आंसर आ जाएगा 10 0 0 10, मतलब तुम्हारा आंसर क्या रहेगा a। अभी हम थोड़ा सा जंप करते हैं डेरिवेटिव के ऊपर। ये अब तक के तुम्हारा जो भी था ऐसे सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इसमें मैट्रिसेस में। अभी ये मैट्रिसेस जो है तुम्हारे लिए बड़ा आसान हो चुका होगा ऐसा मैं समझता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा डेरिवेटिव की तरफ पे आता हूँ। अभी आपको अगर मैट्रिसेस के और भी कोई हार्ड क्वेश्चन है जो आते नहीं है और उसके कुछ शॉर्ट टिप्स चाहिए तो बिल्कुल आप मुझे मेरे नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर शेयर ही होगा, या फिर यहाँ पर भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल है उसका आंसर क्या है, आपके पास है, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैसेज जो है वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट टीम में दिया हुआ, ठीक है। अभी सबसे पहले हम जब भी डेरिवेटिव देखते हैं बेटा, डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। अभी डेरिवेटिव आपको आने के लिए आपने 12th साइंस में भी पढ़ा हुआ है, फुल डेरिवेटिव चैप्टर, बहुत ज़्यादा समय गया है आपका डेरिवेटिव में। अभी उसके कुछ फार्मूलेज है वो आना बड़े ज़रूरी। अगर जिनको ये फार्मूले नहीं आते उनके लिए इट्स नॉट वेरी रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल एंड सॉल्व देयर आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल समझने के लिए आपको जो फार्मूलेज है सबके पास फार्मूले की लिस्ट होंगी, मैं ऐसा समझता हूँ। यहाँ पर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कौन से फार्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये जो फार्मूले है उसकी लिस्ट तो आपके पास होंगी, मगर आपको ये फार्मूले लर्न भी होंगे। पिछले 1.5 साल से आप कंटिन्यूसली ये डेरिवेटिव्स की वगैरह फार्मूले यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपको शायद लर्न होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लर्न नहीं है, कुछ थोड़े से हार्ड ऐसे फार्मूले जो लर्न करना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर मैं आपको वही कैसे लर्न करना और उसको कहाँ पर कैसे यूज़ करना, और बहुत बड़े बड़े सारे न्यूमेरिकल होते हैं 4-4 5-5 लाइन की, उसको एकदम शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। मगर मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको फार्मूले याद रहना बड़ा ज़रूरी है। डेरिवेटिव्स के फार्मूले की शीट आप हर वक्त अपने साथ रखो। आपको अगर MSCT में बहुत अच्छे मार्क्स लेना है तो आपको फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको डेरिवेटिव्स के फार्मूले अच्छे से पता है तो मैं गारंटी देता हूँ आपको इंटीग्रेशन की फार्मूले भी बहुत अच्छे से पता होंगे, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट उसके इंटीग्रेशन है। तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक फंक्शन, आपको पता है अगर कोई भी फंक्शन है उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने x⁴n लिया है तो n क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता, नीचे आ जाता है, और x⁴n-1 हो जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे x² का डेरिवेटिव निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और x⁴2-1, इसलिए मेरा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, उसका 2 × x। ऐसे ही हमें जब भी कोई फंक्शन आता है उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, ये सबको पता है, जब भी आपके सामने कांस्टेंट आता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला सबको पता है। साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, टैन का सेक स्क्वायर होता है, सेक का सेक x × tan x होता है, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर है और उस कोसेक स्क्वायर का माइनस कोसेक x का माइनस कोसेक x × कॉट। बेसिक फार्मूला है ना, बहुत ही जरूरी। ये जो रूल है मैं गारंटी देता हूँ बेटा, प्रोडक्ट और डिवीजन रूल के ऊपर कम से कम एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है, और इसलिए ये जो रूल है आपको अच्छे से आना जरूरी है। एकदम सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आएगा प्रोडक्ट रूल का, डिवीजन रूल का, इतना भी याद रखना। मैंने कवर किए हैं, जैसे कि यहाँ पर जो प्रीवियस जो क्वेश्चन आए हुए हैं तुम्हारे MSCT के क्वेश्चंस में, वो भी मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ, आप देख लेना, ठीक है। क्या होता है बेटा, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हो तो पहला फंक्शन यहाँ पर u और v दिए हुए हैं और इसका विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ हमें डेरिवेटिव निकालना। पहला फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस तरीके से आप याद रखना, ठीक है। पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ डिवीजन। अभी यहाँ पर y = u/v दिया है तो यहाँ पर भी कैसे करना, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। ये तुम्हारा डिवीजन का फॉर्मूला। अभी डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन, यहाँ पर मैं एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ बेटा, दो आपको कांस्टेंट रखने, एक का आपको डेरिवेटिव निकालना है और प्लस साइन आप सबको सामने ऐड करना है।
इस तरीके से आपको जब भी कंटिन्यू आपको 3 एलिमेंट दिखते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ जाना है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, 2 आपको सामने रखने, एक का डेरिवेटिव निकालना है, जिसका डेरिवेटिव निकालना है फिर से उसको सामने रखना है, ठीक है, उसका वापस डेरिवेटिव नहीं निकालना है, और बाकी जो रखे उसके साथ और एक दूसरा आएगा और तीसरा जो है उसका फिर से डेरिवेटिव और आएगा, जो बचा हुआ है 2 सामने आ जाएंगे जिनके डेरिवेटिव निकले हुए हैं, प्लस साइन रहेंगे, और जो बचा हुआ है उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। ये सिंपल से ट्रिक है, इसको याद रखेंगे। इनवर्स वाले कुछ है, साइन इनवर्स 1/1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स -1 ये बड़ा आसान है बेटा, कॉस साइन बिल्कुल उसके अपोजिट है, प्लस साइन माइनस साइन, tan इनवर्स भी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिमिलरली कॉट का क्या होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक फार्मूला याद रखो, माइनस साइन लगा दो, दूसरा फार्मूला याद रहेगा, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक। अभी भी याद पता है सब लोगों को, e रेज़ टू द पावर x उसका डेरिवेटिव है e रेज़ टू द पावर x आता है, मगर जब e रेज़ टू द पावर x के साथ और कोई फंक्शन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल e रेज़ टू द पावर 3x, तो आपको डेरिवेटिव कैसे निकालना है, e रेज़ टू द पावर 3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ उसके ऊपर जो दिया हुआ है उसका फिर से आपको डेरिवेटिव निकालना है। नॉर्मली स्टूडेंट जल्दी में e रेज़ टू द पावर x 3x का डेरिवेटिव भी e रेज़ टू द पावर 3x लगते हैं और 3x को भूल जाते हैं। एक्चुअली e रेज़ टू द पावर 3x का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, e रेज़ टू द पावर 3x इनटू 3x का डेरिवेटिव 3। कुछ एक्सपोनेंशियल फार्मूले है आपको, उसके बाद कांस्टेंट रेज़ टू द पावर फंक्शन, वो क्या है a रेज़ टू द पावर x इनटू लॉग ऑफ a, ये बहुत जरूरी है। लॉग ऑफ x क्या हो जाएगा बेटा, लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव a रेज़ टू द पावर चला गया, एक्चुअली वो लॉग ऑफ x है, ठीक है, 1/x आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, फाइंड ddx ऑफ f ऑफ x। मैं पहले कुछ न्यूमेरिकल लूँगा जिससे आपके थोड़े बहुत कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे और समझ में आ जाएगा कि आपको डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया है रूट, जब भी रूट दिया है आपको पता होता है उसका पावर क्या रहता है 1/2, ठीक है। तो आपको पता है हमें डेरिवेटिव जब भी निकालना है और फंक्शन के ऊपर जो भी है वो नीचे आएगा और -1 हो जाएगा, बराबर है। यहाँ पर f ऑफ x क्या दिया है, 1 इन ब्रैकेट 1 - 9x और रेज़ टू द पावर मैं 1/2 लेता हूँ। इसका सिंबल से बता देता हूँ मैं, यहाँ पर तो आ नहीं रहा मैं, फिर भी इसका डेरिवेटिव बता देता हूँ। ये 1/2 नीचे आएगा, 1/2 - 1 तो क्या हो जाएगा -1/2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो अंदर दिया हुआ है, क्या दिया है 1 का डेरिवेटिव 0 -9x का -9, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा -9 माइनस और तुम्हारा जो आया नीचे माइनस वो हो जाएगा, देखिए इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा 1/2 x रेज़ टू द पावर -1/2। ये मैंने एग्जांपल दिया है रूट का अंडर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। 1/2 नीचे आएगा, x रेज़ टू द पावर -1/2 -1 तो क्या होगा 1/2 x रेज़ टू द पावर -1/2, मतलब क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -9 ऊपर रहेगा और नीचे क्या आएगा अंडर रूट ऑफ डिनोमिनेटर में 1 - 9x। हमारा क्या आंसर आ गया, ये रूट रेज़ टू द पावर मैंने पहले इसको 1/2 लिख दिया, उसका आंसर जो आएगा 1/2 नीचे आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 9x रेज़ टू द पावर 1/2 -1, वो -1/2 आएगा, इसलिए ये डिनोमिनेटर में आया अंडर रूट ऑफ 1 - 9x। यहाँ पर देखो फाइंड d/dx ऑफ u ऑफ t 1 + t t + 5, ठीक है, dv/dt, यहाँ पर एक्चुअली d/dt कैलकुलेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं जाना है, ठीक है, वहाँ पर मिस्टेक है, और d/dt कैलकुलेट करना है। यहाँ पर फंक्शन t दिया हुआ है तो हमारा जो आएगा dv/dt आएगा, ओके, d/dx नहीं आएगा, वी हैव टू कैलकुलेट dv/dt हियर। यहाँ पर समझ में ही आ रहा है, ऊपर भी फंक्शन दिया है और नीचे भी फंक्शन दिया हुआ है ना, तो आपको एकदम से क्लिक होना चाहिए, ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है तो डिवीजन रूल लगने वाला है, ठीक, क्वेश्चन रूल लगने वाला है। जब भी क्वेश्चन रूल लगाना है आपको पता है, न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला। ये देखिए ये फार्मूला आपको अच्छे से पता ही है, सिंपल फार्मूला यहाँ पर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर कैसे लगाऊंगे, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, जो तुम्हारा डिनोमिनेटर था t + 5 था, इनटू डेरिवेटिव ऑफ t क्या हो जाएगा 1 का 0 और t का 1, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा t + 1 माइनस, अभी क्या है तुम्हारा न्यूमरेटर क्या है तुम्हारा 1 + t, ठीक है, 1 + t क्या आ जाएगा बेटा, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा
यहाँ पर लिया हमने v मतलब था तुम्हारा t प्लस 5 डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी का क्या होगा 1, और यहाँ पर लिखेंगे हम न्यूमरेटर जो है 1 प्लस टी और डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 5 का 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगी, प्लस 5 माइनस 1 प्लस 4, यहाँ पर t प्लस 5 का स्क्वायर, इसलिए तुम्हारा जो डेरिवेटिव आएगा 4 अपॉन t प्लस 5 का स्क्वायर। उसके बाद फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 8 क्यूब रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स। यहाँ पर सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई कर दो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 8 इन एक्स रेज टू पावर 1/3 प्लस 2 एक्स रेज टू पावर 1/2। इस तरीके से आप करोगे तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालना। डेरिवेटिव जो निकलेगा, अगर एक्स रेज टू पावर 1/2 है, 1/2 नीचे आ जाएगा और एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 रहेगा, 8/3 नीचे आएगा। अभी 8 जैसे का वैसा है, जो 1/3 वो नीचे आया इसलिए 8/3 हुआ, और एक्स रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 जो हो जाएगा माइनस 2/3। और उसके बाद यहाँ पर भी 2 जैसे का वैसे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चलेगा क्योंकि 1/2 नीचे आ जाएगा, 1/2 नीचे आ जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 1/x, ठीक है। ये प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारा आंसर जो रहेगा ये रहेगा। डिटरमाइन वेयर if anywhere the function f of x x cube plus 9x square minus 48x plus 2 is not changing, ठीक है। नॉट चेंजिंग मतलब f डैश ऑफ x, जैसे ही बोला ऐसा क्वेश्चन आया, थोड़ा सा आपके लिए नया क्वेश्चन होगा। नॉट चेंजिंग मतलब जहाँ पर जीरो है, f डैश x कहाँ पर तुम्हारा जीरो रहेगा हर वक्त, तो वहाँ पर नॉट चेंजिंग रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर f डैश ऑफ x निकालेंगे और इसको किसके साथ इक्वेट करेंगे, जीरो के साथ, क्योंकि चेंज नहीं होने वाला है, बराबर है। अभी चेंज नहीं होगा तो किसी ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी। हम कांस्टेंट वैल्यू क्या रहा है, जीरो, इट विल नॉट चेंज। तो एफ डॉट एक्स निकाला, आपको सबको कैलकुलेट करते आते हैं। एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, 9x का क्या होगा 18x, 48x का क्या होगा 48, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसको इक्वेट किसके साथ करना है, जीरो के साथ। जीरो के साथ इक्वेट करने के बाद आपको एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है। जीरो के साथ इक्वेट करने के बाद आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है। सबको इसके रूट्स गिराने आदि होंगे, और इसके रूट्स जो आ रहे हैं x इज इक्वल टू -8 एंड x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x, ठीक है। 5x स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स डिनोमिनेटर। यहाँ पर भी आपको वही फार्मूला यूज करना है, कौन सा, क्वेश्चन रूल वाला, ठीक है। आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन रूल वाला फार्मूला यूज किया है, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। 5x का क्या होगा 10x प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस x जो है उसका प्लस 1 होगा, क्योंकि हमने उसका डेरिवेटिव निकाला। 5x जैसे कि वैसे लगा, यहाँ पर माइनस था, माइनस 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या है 2 माइनस एक्स, 2 का 0 माइनस एक्स का -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 5x स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या होगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, तुम्हारी फाइनल वैल्यू जो आएगी 20x माइनस 10x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, माइनस 10x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर अपॉन जो वैल्यू रहेगी वो तुम्हारा g डैश ऑफ x आएगा। फाइंड f डैश ऑफ x ऑफ f ऑफ x क्या दिया है cos x। अभी देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। अभी तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सबको आ जाएगा बिल्कुल। देखते समय सर बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे दिया, माइनस साइन एक्स माइनस सेक एक्स का क्या होगा सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। जी का तो जीरो आ जाएगा, तो तुम्हारा आंसर रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा माइनस साइन एक्स माइनस 6 इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, जी का जीरो आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट, अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, कौन सा, ये है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, प्लस कांस्टेंट रेज़ टू द पावर एक्स। अभी हमने फार्मूला देखा था, जब भी कांस्टेंट और रेज़ टू द पावर फंक्शन रहता है उसका क्या रहता है a इंटू लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। ये तुम्हारा फार्मूला है। अभी डिफ्रेंशिएट करना है, 2 जैसे का वैसे रहेगा, e रेज़ टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर एक्स रहेगा, माइनस 8x का क्या होगा 8 इंटू इन लॉग ऑफ एक्स, ठीक। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। देखिए डी डी ऑफ से ए रेज़ टू पावर एक्स, मैंने पहले ही बताया था ए रेज़ टू पावर एक्स इंटू लॉग, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा 2 e रेज़ टू पावर एक्स माइनस 8 ए रेज़ टू पावर एक्स इंटू लॉग, ठीक है। अभी यहाँ से तुम्हारे को जो क्वेश्चन MSCIT में आते हैं बेटा, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर लेने वाले हैं। अभी ये नोट डाउन करो, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग एज्यूम दैट x एंड y आर बोथ फंक्शन ऑफ t।
given x is equal to -2, y is equal to 1 and x dash is equals to -4, determine y dash for the following equation। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स क्यूब ई टू पावर 4 माइनस 4y। ठीक है, ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, समझ लो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और वाई डैश निकालना है। ठीक है, अभी क्या होगा, हमने विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर समझ लीजिए एक्स आर बोथ आर फंक्शन ऑफ टी, तो क्या रहेगा बेटा, सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव तो निकालूंगा, 6x स्क्वायर 6y स्क्वायर का क्या होगा, 2 नीचे आ जाएगा, 12y स्क्वायर 12y इंटू वाई का क्या हो जाएगा, dy बाई dt, इसलिए मैंने उसको क्या लिख दिया, y डैश। समझ लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा गया है 6y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स क्यूब ई टू पावर 4 माइनस 4y। तो अभी इसका सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव निकालना है और मुझे y डैश निकालना है। y डैश मतलब dy बाई dt, आपको क्या निकालना है, dy बाई dt, और दिया क्या हुआ है आपको, dx बाई dt दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू 4 दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, अभी जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, कैसे करूंगा, 6 इंटू 2 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव 12y हो जाएगा और y का डेरिवेटिव dy बाई dt मतलब y डैश। सिमिलरली एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x और x का डेरिवेटिव dx बाई dt, इसलिए मैंने उसको x डैश लिख लिया। ठीक है, इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पर भी करना है, 2 का 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर, x का आ जाएगा dx बाई dt मतलब x डैश इंटू ई रेज़ टू पावर 4y माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वही यहाँ पर लगा हुआ है, देख लीजिए। फर्स्ट फंक्शन लिया, यहाँ पर कंसीडर कीजिए, फर्स्ट फंक्शन कौन सा रहेगा, एक्स क्यूब, और सेकंड फंक्शन रहेगा तुम्हारा ई रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4y। तो फर्स्ट फंक्शन जैसे का वैसा, पहले फंक्शन का अदरवाइज कोई भी रख लियो, पहला फंक्शन इसको लीजिए, उसको लीजिए, यहाँ पर डेरिवेटिव एक्स क्यूब का किया है, सेकंड को जैसे के वैसे लिखा है, 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt मतलब x डैश इंटू सेकंड जैसे का वैसे ई रेज़ टू पावर 4 माइनस 4y प्लस, अभी हम एक्स स्क्वायर को जैसे का वैसे रखेंगे और ई रेज़ टू पावर 4 माइनस 4y का निकलेंगे, ई रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर x होता है, सिमिलरली ई रेज़ टू पावर 4 माइनस 4y का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर 4 माइनस 4y रहेगा, मगर ऊपर में 4 माइनस 4y दिया है, 4 का 0 इंटू लिख के 4 का 0 ब्रैकेट में माइनस 4y का डेरिवेटिव 4 इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई dt, इसलिए y डैश यहाँ पर लिखा है, इसलिए ये आंसर जो आया 4x क्यूब ई रेज़ टू पावर 4 माइनस 4y इंटू y डैश। अभी यहाँ पर आपको x डैश की वैल्यू पुटअप करनी है, x डैश की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, -4। जैसे ही आप यहाँ पर x डैश की वैल्यू पुटअप करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 4 इंटू 2, ठीक है, x इंटू एक्स डैश कितना हो जाएगा, और x भी दिया हुआ है -2, तो ये 16 हो जाएगा। यहाँ पर भी सिमिलरली x है, ई रेज़ टू पावर 4 माइनस 4y दिया है, यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, ई रेज़ टू 4 माइनस 4y कॉमन निकालना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ई रेज़ टू पावर 4y इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस 4y, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसमें वैल्यू आप पुटअप करोगे, y की वैल्यू 4 ई रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू जो आती है वो हमने वहाँ पर लिखी और कैलकुलेट की और मल्टीप्लाई की, और यहाँ पर जो आता है ये 32y डैश आता है। ठीक है, 40s माइनस 32y डैश, और यहाँ पर अभी आप y की वैल्यू उधर ले जाओगे और कांस्टेंट इधर लेके आ जाओगे, तो y की वैल्यू आपको आखिरी में क्या मिलेगी, 8/11। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, माइनस क्या है 32, आप उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 44 और ये 16 इधर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा 8/11 आंसर। कैलकुलेट करके लेंगे, और जिनको लिखना है लिख लीजिए फास्ट, मैं जब एक्सप्लेनेशन देते रहता हूँ आप लिखते जाइए, हमारा समय बचेगा। हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर फोर्थ डेरिवेटिव बोला गया है आपको, जैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, स्किप कर देते हैं, बड़ा आसान रहता है बेटा, बस कुछ नहीं करना, आपको डेरिवेटिव निकालना जाना। ठीक है, अगर 6th भी डेरिवेटिव निकालना बोले तो आपके लिए बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये सभी के सभी रिड्यूस होते जाते हैं, हार्डली आखिरी में 1 या 2 एलिमेंट रहेंगे जिसका आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या रहेगा। ठीक है, पहला डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव में आंसर आएगा, फिर हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अभी डेरिवेटिव आप सब लोगों को पता है, 7 नीचे आएगा तो क्या होगा, टी रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा, उसका मल्टीप्लीकेशन होगा 21 माइनस 24 टी क्यूब प्लस यहाँ पर क्या होगा 24 टी स्क्वायर माइनस 12। फिर हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, जैसे जैसे कांस्टेंट है वो रिड्यूस होते जाएंगे। ठीक है, फिर हमने सेकंड निकाला, उसके बाद थर्ड निकाला, उसके बाद फोर्थ निकाला, जो फोर्थ डेरिवेटिव आया तुम्हारा 2520 टी क्यूब माइनस 144। अब ये कहाँ पर है, 2520 टी क्यूब माइनस 144, ये तुम्हारा ए आंसर रहेगा।
ठीक है, यहाँ पर शायद किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कुछ नहीं किया हुआ है बेटा। यहाँ पर हमने सिंपल 4 बार डेरिवेटिव निकाले, जो आंसर आया वो उसके साथ हमने देखा कौन सा आंसर है, तो यहाँ पर ए हमारे को मिला है, ए आंसर हमारा बैठेगा। इसके लिए भी ज़्यादा भी समय नहीं लगता, हार्डली 1 मिनट में आपका इसका आंसर आ जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पर 2 फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है, तो बड़े क्वेश्चन होते हैं ऐसे अलग अलग, ठीक है। यहाँ पर साइन स्क्वायर दिया होता तो अपन उसको चेंज कर देते थे बेटा, फार्मूले के साइन 2θ भी दिया होता तो उसको चेंज कर कॉस में लेके आ जाते थे। जब कॉस कॉस रहेगा बाहर तो कॉस कैंसिल होता है, कॉस इनवर्स पता है आप सब लोगों को, ठीक है, इनवर्स में हम लेके जाते हैं। और यहाँ पर बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया है, इफ y इज इक्वल टू कॉस इन ब्रैकेट कॉस x देन फाइंड आउट द dy बाय dx, ठीक है। ये सिंपल दिया है, कॉस x की तरह इसे समझिए, और x का डेरिवेटिव जैसे हम 1 लिखते हैं, यहाँ पर साइन x का डेरिवेटिव उसके बाजू में मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। जो रहेगा उसका आंसर बेटा क्या रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, इसलिए तुम्हारा आंसर क्या होगा, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। दूसरा तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया है वाई रेज़ टू पावर एक्स। ये जो रहेगा, अभी पहली बार आप देख रहे हो यहाँ पर इसको, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है इसका बेटा, लॉग लेना है। जब भी आपको दिखता है फंक्शन के ऊपर फंक्शन और उसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो आपको क्या लेना है, मैं पहले ही बता देता हूँ, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो आप जब भी लॉग लोगे दोनों साइड का, तो क्या आंसर आएगा तुम्हारा, आपको पता है लॉग y इज इक्वल टू लॉग x रेज़ टू पावर x। आपको पता है जब भी ऐसा फंक्शन आता है लॉग x रेज़ टू पावर x, तो आप क्या करते हैं, ऊपर वाला लॉग नीचे लेके आते हैं, बराबर है। तो देखिए, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग y, ठीक है, x लॉग x। मैंने क्या किया, जब भी मैं पहले बता देता हूँ, एक स्टेप यहाँ पर स्किप की गई है, जो लॉग x रेज़ टू पावर x था तो ऊपर वाला x मैंने नीचे लाया। यहाँ पर हमें क्या लगाना है, डेरिवेटिव, ठीक है। लॉग y का डेरिवेटिव जो आएगा 1/y इंटू dy बाई dx आएगा बेटा, ठीक है, उसको मैं y डैश भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन x लूंगा, सेकंड फंक्शन में कौन सा लूंगा, log x लूंगा। फर्स्ट फंक्शन जैसे कि वैसा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रहेगा, log x का 1/x, ठीक है, प्लस log x जैसे कि वैसा, x का डेरिवेटिव 1, तो क्या होगा 1x/x क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस log x, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखिए यहाँ पर dy बाई dx आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 1/x, तो तुम्हारा आंसर जो रहेगा, ठीक है, log y का 1 और ये 1/y, ठीक है, dy बाई dx, ये y उधर चले जाएगा, तो तुम्हारा y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है x रेज़ टू पावर x, तुम्हारा आंसर ए आएगा। यहाँ पर हमने y की वैल्यू, अभी आप पूछ रहे होंगे ये 1/y क्यों है, अरे बाबा हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, इसका log y का, और y इधर चले गया, और y की वैल्यू यहाँ पर पुट अप की, जो हमें क्वेश्चन में ही दी गई थी, y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर x। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए x डिग्री दिया है, अभी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना बड़ा जरूरी है। आप सब लोगों को कन्वर्ट करना आता है, नहीं तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख लोगे, सर इसका आंसर है सी, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द रेडियन। सब लोगों को पता है डिग्री को रेडियन में कैसे करना है। अभी डिग्री दी है तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है, π/18, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जैसे ही क्वेश्चन दिखता है उसका आंसर लिख देते हैं सी, ऐसा नहीं। यहाँ पर देखिए डिग्री में दिया गया है, उसको रेडियन में हमें कन्वर्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, नॉर्मली बच्चे इसको एकदम स्किप कर देते हैं और आंसर सीधा ही लिख देते, cos x, साइन का क्या है cos x, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना है, पहली स्टेप जो साइन x दिया हुआ है ना बेटा आपको, उसको सबसे पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करना। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी को भी डिग्री में दिया है तो उसको π/180 से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू साइन x जैसे का वैसा, और उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे π/180। अभी इसका आपका डेरिवेटिव निकालना है। आपका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, मगर x के जगह क्या है अभी x इंटू π/180, इसलिए आपका जो आंसर रहेगा, डेरिवेटिव जो रहेगा इसका cos x, cos ऑफ इन ब्रैकेट x π/180, और x π/180 उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, π/180, इसलिए तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, π/180 इंटू कॉस ऑफ x π/180, मतलब तुम्हारा जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है तुम्हारा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। वो टी वो बाय मिस्टेक आया हुआ है बेटा, उसको गलती से न्यूमेरिकल में, और टी उसको स्किप कर दो। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। अभी इसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। आपको पता है स्टैंडर्ड फार्मूला है इनवर्स की, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की, कुछ नहीं करना आपको, वहाँ पर डायरेक्टली ये फार्मूला यूज करना है। कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस
एक्स स्क्वायर, मगर एक्स स्क्वायर की जगह क्या है अभी तुम्हारा 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको पुट करनी है। ठीक है, तो सिमिलरली मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स लेती हुए -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पर मुझे दी हुई 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 2 इंटू, अभी यहाँ पर जो x है उसका डेरिवेटिव 1 आता था, मगर यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी हुई है 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, 1 का 0 माइनस 2 एक्स स्क्वायर का 4x आएगा, तो यहाँ पर -4x माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा, और यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस टॉइस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, वो लगाने के बाद हम यहाँ पर 1 माइनस अंदर साइन लेके जाएंगे, तो आंसर क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x रेस्ट टू द पावर 4। ठीक है, तो आपको पास 1 माइनस 1 चले जाएंगे, प्लस 4x स्क्वायर रहेगा माइनस 4 रेस्ट टू द पावर x रेस्ट टू द पावर 4 रहेगा, इसमें से आपको 2, ठीक है सॉरी 2 बोलो 4x रेस्ट टू द पावर 2 कॉमन निकालना है। जैसे ही 4x रेस्ट टू द पावर आप इसमें से 2 कॉमन निकालोगे तो बाहर क्या आ जाएगा 2x, और 2x के साथ 4x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 2 बचेगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे का x चले जाएगा, तो तुम्हारा फाइनल आंसर जो रहेगा, और ब्रैकेट में जो बचेगा तुम्हारा क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन। ठीक है, तो तुम्हारा बचे आंसर जो आएगा, ठीक है 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो रहेगा ए रहेगा, ये माइनस नहीं है, ये गलती से आया हुआ है, ये गलती से मिसप्रिंट है बेटा, -1 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर, तुम्हारा आंसर जो रहेगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए आंसर, ये फार्मूला लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो तुम्हारा फार्मूला है कॉस इनवर्स। यहाँ पर देखिए फिर से एक क्वेश्चन आया है, यहाँ पर देखते बराबर तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा रूल लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पहला फंक्शन दिया है e रेज़ टू द पावर, दूसरा फंक्शन दिया है cos x। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos x इंटू e रेज़ टू पावर, इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, e रेज़ टू पावर x कॉमन निकालेंगे, जो आंसर आएगा cos x माइनस साइन x, जो तुम्हारा आंसर रहेगा बी रहेगा। हाँ, ये अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अब तक तो मैंने बड़े आसान, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है डेरिवेटिव में, जो बड़ा ट्रिकी रहता है, इसके लिए आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना ही होगा। ठीक है, अदरवाइज आप अगर इसको सॉल्व करने जाओगे ना बेटा, तो कम से कम 5 या 6 मिनट या फिर आप 10 मिनट भी दे दोगे इस क्वेश्चन को, जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मगर आपके आंसर नहीं आएंगे भी तो आपको पता चलेगा मेरे 10 मिनट चले गए और आंसर गलत आ रहा है, फिर आपके वो 10 मिनट वापस नहीं आएंगे। इसलिए आपको ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है आपको लिख के रखना पड़ेगा बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। तो देखते हैं हम कौन सी ये फार्मूले डायरेक्ट आप अप्लाई करना, जैसे ही आपको इसमें से कोई भी न्यूमेरिकल दिखता है तो आपने क्या करना चाहिए, वो सीधा की सीधा फार्मूला उठाकर वहाँ पर अप्लाई करो, बड़ा आसान है। आप देखिए, ये पहला है, जब भी अगर फंक्शन रहेगा आपके सामने x रेज़ टू पावर x, उसका अगर डेरिवेटिव निकालना है, ऑलरेडी मैंने आपको निकाल के दिया हुआ भी है डेरिवेटिव, मगर ऐसे अलग अलग फंक्शन आते जाएंगे आपको, तो आपको डायरेक्ट लिखना है 1 प्लस लॉग x रेज़ टू पावर x, डायरेक्ट फार्मूला आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने सिमिलर सॉल्व करके दिया है अभी। ठीक है, दूसरा है a log ऑफ a रेज़ टू पावर x। ठीक है, a रेज़ टू द पावर log ऑफ बेस a x, अब उसका आंसर क्या रहेगा, सिंपल सा x। आप इसको बाय मेथड भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर x ही आने वाला है, मगर ये शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ। अभी a के जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा 4, 5, 6, 7, कोई भी कांस्टेंट आपको दिया जाएगा और लॉग के साथ x दिया जाएगा, तो इतना याद रखना बेटा, उसका आंसर सिर्फ x आता है। ठीक है, दूसरा है, अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है f ऑफ x रेज़ टू द पावर f ऑफ रेज़ टू द पावर f ऑफ x रेज़ टू द पावर f ऑफ x रेज़ टू द पावर f ऑफ डॉट 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 इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी, तो आपका फार्मूला कौन सा रहना चाहिए, dy बाई dx, जिसको लिखना है लिख लीजिए बेटा आपका फार्मूला, क्योंकि ये अगर तो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, जो JEE के लिए बैठने वाले हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। MSCET में भी ऐसे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, मगर JEE में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आती है बेटा। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, बड़ा आसान रहेगा। f ऑफ x मतलब x रेज़ टू पावर x, x रेज़ टू पावर x, जैसे कि यहाँ पर दिया है x रेज़ टू पावर x स्क्वायर रेज़ टू द पावर x स्क्वायर, ऐसे एक फंक्शन दिया रहेगा, आप कितना सॉल्व करेंगे, कितने लॉग होंगे, तो इसलिए ये डायरेक्ट उसका फार्मूला है जो आपको आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक आप कैसे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप स्किप कर देंगे। उससे अच्छा ये फार्मूला डायरेक्ट आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। क्या है फार्मूला, जब भी आपका इंटीग्रेशन आपको डेरिवेटिव निकालना है तो क्या dy बाई dx क्या होगा, वाई स्क्वायर f डैश ऑफ x अपॉन x स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस y log f ऑफ x,
दिस इज अ सिंपल मेथड टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आंसर। उसके बाद जैसे ही एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर रूट के अंदर क्या दिया है, फंक्शन दिया है, रूट के अंदर फंक्शन और रूट के अंदर फंक्शन अप टू इन्फिनिटी। इसका आंसर बड़ा आसान है, उसका वाई डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा बेटा, वाई डैश कितना आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, जो भी दिया होगा एक्स का दिया होगा एक्स स्क्वायर होगा तो वहाँ पर ऊपर क्या आएगा 2x अपॉन 2y माइनस 1, ये क्या रहेगा इसका आंसर। फिर उसके बाद अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है कोई, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर g ऑफ एक्स, एक फंक्शन दिया है, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ x रेस्ट टू द पावर 2x, ऐसा आपको फंक्शन दिया हुआ है और उसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो आपको यही फार्मूला यूज करना है। क्या लेना है, जैसे कि वैसे एफ ऑफ एक्स इंटू जी रेस्ट टू पावर एक्स, जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस लॉग क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड फार्मूला, इसको लिख लीजिए। उसके बाद देखिए ऐसा आपको, अभी आप थोड़े कंफ्यूज नहीं होना बेटा, आपको मैं सिंपल टेक्निक बता देता हूँ, इज इक्वल टू कांस्टेंट का स्क्वायर, ठीक है, और इस साइड में आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन, और उसके साथ कुछ भी लगा, साइन लगा हो, कॉस लगा हो, साइन इनवर्स लगा हो, ठीक है, तो आपको सीधा आंसर क्या लिखना है, वाई बाय एक्स, ठीक है। आप दिख रहे हैं यहाँ पर इसमें से कोई भी अगर आ जाता है, ठीक है, तो आपको उसका डायरेक्ट आंसर लिखना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। आप सॉल्व करके ही देख लीजिए, अगर आप इसको सॉल्व करके नहीं जाएंगे कम से कम आपको 15 या 10 मिनट तो लग ही जाएंगे, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स का क्या आता है बेटा फार्मूला, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी स्क्वायर भी आपको किसका करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, ठीक है, तो इसका कितना बड़ा उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है। ऐसा जब भी आपको दिखता है इज इक्वल टू कांस्टेंट का स्क्वायर है और इस साइड में इनवर्स दिया गया है और ये इनवर्स स्क्वायर है, या फिर यहाँ पर x माइनस वाई और x प्लस वाई भी दिया गया होगा, तो आपको आंसर y बाय एक्स ही लिखना है। आप सॉल्व करके देख लीजिए, x माइनस वाई, ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे आपके लिए, x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप घर में ही सॉल्व करके देखिए, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, उसका आंसर भी सिर्फ y बाय एक्स ही आ जाएगा, ठीक है, ये आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड देखिए, जब x रेस्ट टू द पावर p प्लस y इंटू वाई रेस्ट टू द पावर q इक्वल टू x प्लस वाई रेस्ट टू द पावर p प्लस q, फॉर एग्जांपल मैं तुमको एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ, एग्जांपल लीजिए, x रेस्ट टू द पावर 2 है, y रेस्ट टू द पावर 3 है, और यहाँ पर इक्वल टू दिया है x प्लस वाई, तो 3 प्लस 2 कितना होगा 5, तो यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिखनी है, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। आप सॉल्व करके देखिए, सॉल्व कैसे करोगे आप, सिंपल सा है बेटा, यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, यहाँ पर तो सिंपल सा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ पर इनका डेरिवेटिव निकालना है, आपका आंसर वाई बाई एक्स ही आएगा, ठीक है। आपको मैं सिंपल सा टेक्निक बता देता हूँ, रेस्ट टू द पावर 1 कीजिए, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा और आपका आंसर विद इन सेकंड आएगा। मगर MSCT में JEE में ऐसे न्यूमेरिकल नहीं आते, वहाँ पर आपको पावर दिया गया होगा 7, 8, ठीक है, बड़े बड़े पावर दिए रहेंगे, इसीलिए आपको सिंपल ट्रिक याद रखनी है, अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद e रेस्ट टू द पावर x, अभी इसका आंसर आपको निकालने के लिए बड़ा आसान है, ठीक है, यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल भी लगा सकती है, e रेस्ट टू द पावर a, ठीक है, इंटू e रेस्ट टू द पावर x, e रेस्ट टू द पावर, सॉरी प्रोडक्ट रूल बोलो यहाँ पर, मगर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर dn बाय dxn, मतलब यहाँ पर हो सकता है d4 बाय dx रेस्ट टू पावर n, ऐसा दिया है, सिंपल सा नहीं है बेटा, सिर्फ आपको डेरिवेटिव नहीं निकालना है, यहाँ पर ऑर्डर दी गई है, n दिया है, आपको फोर्थ डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, फिफ्थ डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, इसलिए आपको यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा, e रेस्ट टू पावर a, यहाँ पर n नहीं होना चाहिए, e रेस्ट टू पावर a इंटू e रेस्ट टू पावर an, e रेस्ट टू पावर, सॉरी n बोलो, e रेस्ट टू पावर x इंटू e रेस्ट टू पावर an, ऐसा फार्मूला होना चाहिए, यहाँ पर a लिखा गया, मैं न्यूमेरिकल जब दूंगा तो आपको वो क्लियर कर दूंगा फार्मूला, ठीक है। और फिर से सिमिलरली यहाँ पर कांस्टेंट रेस्ट टू पावर x, आपको पता है a रेस्ट टू पावर x लॉग एंड a रेस्ट टू पावर n, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसका ये आपको शायद हुआ हो, इसका भी शॉर्ट ट्रिक, अभी जितने भी मैंने आपको अभी तक शॉर्ट ट्रिक बताई है उसके ऊपर के हमें फार्मूला भी लिखना है, ठीक है, फार्मूला यूज करके उसके न्यूमेरिकल पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ, मगर डेरिवेटिव कौन सा है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 रेस्ट टू पावर x, ठीक है। अभी जैसे ही 2 रेस्ट टू पावर x हो गया, अब भी मैंने आपको बताया
ए रेस्ट टू द पावर एक्स वाला क्या होता है, ए रेस्ट टू द पावर ए इंटू लॉग ऑफ एक्स और क्या ब्रैकेट में रेस्ट टू द पावर एन। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी हुई है 2। तो तुम्हारा पहले सबसे पहले फार्मूला देख लो क्या है, देखिए a रेस्ट टू द पावर x इन ब्रैकेट लॉग ऑफ a रेस्ट टू द पावर n। यहाँ पर a मतलब 2, ठीक है, x की वैल्यू x ही है, ठीक है, और n की वैल्यू भी 2 है। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा 2 रेस्ट टू द पावर x इंटू इन ब्रैकेट लॉग ऑफ a की वैल्यू 2 इन ब्रैकेट n की वैल्यू भी 2। तो a रेस्ट टू द 2 रेस्ट टू द पावर x लॉग ऑफ 2 रेस्ट टू द पावर 2, ये तुम्हारा क्या रहेगा आंसर। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट आप आंसर इससे सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आपको इसका आंसर लेने के लिए एक एक छोटी छोटी स्टेप कर दे आपके कम से कम 2 या 3 मिनट तो चले जाएंगे। अभी e रेस्ट टू द पावर 4x, उसके पीछे से हम पीछे से जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला फार्मूला रहेगा उसके लिए मैं सबसे आखिरी में न्यूमरिकल लूंगा। अभी e रेस्ट टू द पावर 4x, ठीक है, और यहाँ पर d2/dx, यहाँ पर भी क्या दिया है n की वैल्यू 2 ही दी है और इसमें से हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जैसे कि बोला था मैंने e रेस्ट टू द पावर x, ठीक है, e रेस्ट टू द पावर x जैसे कि वैसे रहेंगे। देखो यहाँ पर e रेस्ट टू द पावर 4x एक ही इसमें दिया है d, वो डायरेक्ट में लिख सकता हूँ। इसका आंसर क्या रहेगा 16 e रेस्ट टू द पावर 4x। ये फार्मूला है e रेस्ट टू द पावर n। एक्चुअली यहाँ पर e रेस्ट टू द पावर क्या रहना चाहिए बेटा, a रहना चाहिए, हाँ, ये n नहीं रहना चाहिए, e रेस्ट टू द पावर an जैसे कि वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिया, देखो बता देता हूँ मैं, e रेस्ट टू द पावर a की वैल्यू क्या है, ठीक है, a की वैल्यू 4 n रहना चाहिए, बराबर है e रेस्ट 4 रेस्ट टू द पावर 2 क्या होगा 16 इंटू e रेस्ट टू द पावर 4x जैसे कि वैसा। तो 16 इंटू 4 e रेस्ट टू द पावर 4x, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस, अभी मैंने पहले ही बताया था पी रेस्ट टू द पावर क्यू, एक्स रेस्ट टू द पावर पी वाई रेस्ट टू द पावर क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई इन ब्रैकेट और रेस्ट टू द पावर पी प्लस क्यू। उसके ऊपर का ये न्यूमेरिकल है। सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई रूल में लिखना है आपको। एक्स रेस्ट टू द पावर 2 वाई रेस्ट टू द पावर 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 रेस्ट टू द पावर 2 प्लस 2, बराबर। तो तुम्हारा वो मैच हो जाएगा फार्मूला। सिंपल आंसर रहेगा, क्या रहेगा बेटा बी वाई बाय एक्स, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने इसके पता है हमारे एक्स रेस्ट टू द पावर पी वाई रेस्ट टू द पावर क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई पी प्लस क्यू, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। आपको डायरेक्ट आंसर उसका लिखना है। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद देखो ये दोनों भी एक ही फार्मूले में आ रहे हैं, कांस्टेंट है और ये फंक्शन है। फंक्शन और कांस्टेंट अगर ऊपर में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, तो उनका आंसर क्या रहेगा वाई बाय एक्स। ठीक है, सेकंड इनवर्स मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब भी ऊपर में x प्लस वाई आता है, ठीक है, x माइनस वाई नीचे x प्लस वाई आता है और वहाँ पर इनवर्स आता है और ये इनवर्स के साथ आता है, तो उसका आंसर क्या रहता है y बाय एक्स। तो इसका भी आंसर क्या रहेगा b रहेगा। यहाँ पर अभी सॉल्व भी करके देखोगे तो आपका मेथड सॉल्व करोगे, डेरिवेटिव लगाओगे, ठीक है, तो आपका आंसर y बाय एक्स ही आएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हो। मगर आपको जब पता है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई और उसके साथ इनवर्स आ रहा है, किसी का भी साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कोसेक हो, तो उसका आंसर क्या आएगा हर वक्त y बाय एक्स। ये सिंपल मेथड है और शॉर्टकट मेथड है बेटा। इसमें आपका बहुत समय बचेगा, डायरेक्ट विद इन सेकंड आपको जैसे, मगर ये सारी चीज़ें आपको याद रहना जरूरी है। आप लर्न कर सकते हो, ज़्यादा फार्मूले नहीं है, मगर मैं गारंटी देता हूँ इसके ऊपर आपको 2-3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ये उसके बाद है, अभी देखो ये क्वेश्चन है वाई स्क्वायर रेस्ट टू द पावर वाई स्क्वायर रेस्ट टू द पावर वाई स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। याद करो, मैंने बताया था इसके पहले एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर एफ ऑफ एक्स। उसका मैंने फार्मूला भी बताया था, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा बेटा उसका वाई स्क्वायर इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई लॉग एक्स स्क्वायर। अभी क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको वाई स्क्वायर जैसे का वैसे लिखना है और यहाँ पर 2x, ठीक है, 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वाई बाई, ये फार्मूला आपको पता है क्या होगा वाई स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा 2x, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर जैसे क्या वैसा माइनस 1 माइनस वाई जैसे का वैसा, लॉग भी वैसा, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या दिया है एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या रहेगा फाइनल आंसर जो ए रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सेकंड एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर जी ऑफ एक्स सेम है क्या, या कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट फार्मूला मत यूज करना, एक्स रेस्ट टू द पावर एक्स रेस्ट टू पावर एक्स वाला। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया है एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर जी ऑफ एक्स।
एक्स रेज़ टू पावर कॉस ऑफ एक्स, दोनों भी अलग अलग फंक्शन है। याद करो कौन सा वाला फार्मूला, एफ ऑफ एक्स रेज़ टू पावर जी ऑफ एक्स वाला, ठीक है। वो क्या है, एफ ऑफ एक्स रेज़ टू पावर जी ऑफ एक्स का फार्मूला एफ ऑफ एक्स रेज़ टू पावर जी ऑफ एक्स, जैसे का वैसे लिखेंगे वाई डैश ऑफ एक्स में, वाई डैश ऑफ जब निकाल गया इन ब्रैकेट जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्स रेज़ टू द पावर कॉस एक्स इन ब्रैकेट, ठीक है। जी ऑफ एक्स क्या है मेरा, कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स का क्या होगा 1 प्लस, ठीक है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस लॉग इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या होगा लॉग माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स, ठीक है। ये रहेगा मेरा आंसर। देखिए लिख लीजिए बेटा जिनको लिखना है, मगर ये फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो आपका मेथड तो बड़ा लंबा है। उसके बाद तुम्हारे पास है रूट ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ सी अप टू इन्फिनिटी वाला, याद करो वो फार्मूला आपने शायद लिखा होगा, ठीक है। अभी क्या है, सिंपल है, वहाँ पर आंसर दिया था एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 माइनस वाई, सॉरी एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन 2 माइनस वाई। मुझे अभी भी फार्मूला पता है, तुमको भी पता होना चाहिए, बिल्कुल आसान है बेटा। ये क्वेश्चन छोड़िए मत, दिखने के लिए बिल्कुल हार्ड लगता है, बच्चे छोड़ देते इस क्वेश्चन को, ठीक है, आपने छोड़ना नहीं। तो फार्मूला क्या तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन 2y माइनस 1, तो एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है साइन एक्स, उसका क्या हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, तो क्या हो जाएगा आंसर तुम्हारा 1 cos x अपॉन 2y माइनस 1, ठीक है, cos x अपॉन 2y माइनस 1। उसके बाद है y 2 रेज़ टू द पावर, मतलब आप याद करो a रेज़ टू द पावर लॉग बेस a x, ठीक है, उसका dy बाई डी एक्स क्या आता, मैंने उसी वक्त बताया था। ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन दिखता है उसका डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है x, तो फार्मूला आपको पता ही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा x। अभी हम जाते हैं थोड़े एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप सब लोगों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्किप कर देते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अभी तक डिटर्मिनेंट के बारे में हमने देखा है बेटा, अभी हम देखेंगे न्यूमेरिकल जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है। मैं आपको बड़े सिंपल वे से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में पढ़ते भी नहीं, शायद आपने देखा भी होगा आपके फ्रेंड्स ने अभी जो एग्ज़ाम हुई 12th स्टैंडर्ड की, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्किप कर दिया, बराबर है। मेरा ये कहना है ये बड़ा आसान है, ठीक है। डेरिवेटिव जिसको निकालने आता है उसके लिए तो बड़ा आसान हो जाता है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मगर बच्चे वो डायग्राम वो समझता नहीं, सर वो वैल्यू कहाँ पर लेना कैसे लेना, उसके कारण आखिर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्किप कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ, आप समझिए इसे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहला न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ। अभी यहाँ पर इसके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मैं अगर फार्मूले बताने जाऊँगा तो मुझे बहुत समय लगेगा, इसलिए फार्मूले तो सबको पता ही है, मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर आता हूँ। जो न्यूमेरिकल जो आपको दिख रहा है बेटा, डिटरमाइन द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स, और वो फंक्शन आगे दिया हुआ है क्या है एफ ऑफ एक्स, तो आपको सबको दिख ही रहा है। देखो जब भी आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना रहता है ना, तो इतना हर वक्त याद रखना कि उसका एफ डैश ऑफ एक्स हमें इक्वेट करना पड़ता है 0 के साथ, तभी जाके हम क्या निकाल सकते हैं उसका क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अभी क्रिटिकल पॉइंट आपको कैसे मिलेगा, एफ ऑफ एक्स आपको दिया रहेगा एक फंक्शन, कुछ वैल्यूज दी रहेगी, आप जब भी उसका एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे तो उसका आपको क्या मिल जाएगा, एक इक्वेशन मिलेगा। फिर इक्वेशन से आप उसके रूट निकालेंगे, रूट निकालने के बाद जो रूट निकलेंगे उसको 0 के साथ इक्वेट करने के बाद, बराबर है, जो रूट्स आएंगे वहाँ पर आपकी क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलेगा। दूसरा एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पर, अगर कॉम्प्लेक्स आता है तो रूट, बराबर है, तो याद रखना बेटा, तो उसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलेगा। मैं वैसे भी यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल लेने की कोशिश की है तो आपको समझ में आ जाएगी, तो ये भी आपको याद रखना, कॉम्प्लेक्स अगर आता है तो उसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलता। तो हम सबसे पहले इसके बारे में हम देखते हैं कि डिटरमाइन द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पर 8x³ का क्या होगा, 8 × 3 24x² प्लस 162x
-42। फिर आपको सब लोगों को इसके रूट्स निकालने आते हैं, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग मेथड है, जिसको जो सिंपल लगती है वो मेथड आपने यूज करना है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट आर सिंपली वेयर द डेरिवेटिव इज 0, ठीक है। हमने डेरिवेटिव निकाला है, डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको हमने किसके साथ इक्वेट किया, 0 के साथ। 0 के साथ इक्वेट करने के बाद, ठीक है, जो हमने उसके रूट्स निकाले, रूट्स क्या है फिर हमारा x इज इक्वल टू -7 और x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। और ये हमारे क्या रहेंगे बेटा, उसके क्रिटिकल पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है। डिटरमाइन द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ r ऑफ x, 1 - x² प्लस 2x - 15। ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपको समझ में आ रहा है। न्यूमरेटर में भी फंक्शन दिया है, डिनोमिनेटर में भी फंक्शन दिया है, मतलब यहाँ पर हमें क्वेश्चन रूल लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन रूल लगाने के बाद हमने क्या निकाला, इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव जो आया है x² - 2x + 13, x² + 2x - 15। और आपको पता है, अगर जब भी आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो उसका डेरिवेटिव इसके 0 के साथ इक्वेट करना पड़ता है। तो हमने 0 के साथ इक्वेट करने के बाद हमारे कॉम्प्लेक्स है, आपको दिख रहे, रूट निकाल लीजिए, ठीक है। अलग अलग फार्मूले, यहाँ पर x की वैल्यू जो आई है 1 ± 2 √3 है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा समझ में आ रहा है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स निकला है क्या, रूट। तो कॉम्प्लेक्स रूट निकलने के बाद क्या बोलता है, द क्लास इन दिस क्लास सो द सॉल्यूशन फ्रॉम वेयर द न्यूमरेटर इज 0 वोंट बी क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक है। We found two value where the derivative doesn't exist. However, the function also doesn't exist at the point, so neither of these will be critical point either. Therefore, the function has no critical point. इतना याद रखें, ठीक है। अभी यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको इतनी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको पता चल जाता है कि इसका जो वैल्यू है x की वो कॉम्प्लेक्स आ रही है, तो आपको क्या करना है, उसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं आता है, ठीक है। ये डायरेक्ट लिखना, वहाँ पर लिखा होगा नन ऑफ दिस, तो आपको नन ऑफ दिस पर क्लिक करना है। डिटरमाइन द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ, यहाँ पर लॉग वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये x² है बेटा, 4x + 14, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको लॉग लेना है। तो लॉग जैसे लोगे, इसका डेरिवेटिव 1/, जो फंक्शन है वो नीचे क्या होगा, x² + 4x + 14, और x² का क्या 2x + 4, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू मिल जाएगा। और क्रिटिकल पॉइंट आर सिंपली इक्वेट टू 0, आपने क्या करना है, उसको इक्वेट किसके साथ करना है, 0। तो जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी वैल्यू तो 0 हो जाएंगी, और क्या होगा 2x + 4, 2 कॉमन निकालोगे, x + 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए x की वैल्यू कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। Does exist f of x is equal to n, and so the only critical point of the function is -x2, ठीक है। सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा इस क्वेश्चन में आपको, कौन सा, वो भी -2, ठीक है। ये समझ लीजिए। अभी यहाँ पर आप जैसे रूट्स मिलेंगे वो आपके क्या रहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स रहेंगे। डिटरमाइन द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑफ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है JEE के हिसाब से, और NCERT में भी एक आध बार पूछा जाता है। f of x is equal to 8³ + 18, 81x² - 42x - 8 on -8 and 2। अभी यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं आपको, ठीक है, -8 और 2, और -8 और 2 के ऊपर हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे इसका एस्टिमेट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। डेरिवेटिव निकालने के बाद उसके रूट्स आएंगे, रूट्स जो रहेंगे तुम्हारे यहाँ पर दिख रहे हैं। एक यहाँ पर डेरिवेटिव निकाला, एक हमारा इक्वेशन आया, इक्वेशन आने के बाद हमने उसके रूट्स निकाले। रूट्स जो आए तुम्हारे -7 और x = 1/4। द क्रिटिकल पॉइंट आर देयर इन गिवन इंटरवल, सो इन दिस केस द क्रिटिकल पॉइंट दैट वी नीड आर, क्रिटिकल पॉइंट हमारे निकल गए। अभी क्या रहेगा, टू इवेल्युएट द फंक्शन एट द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द सेकंड स्टेप, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले हमें पॉइंट दिए हुए हैं -8 और 2, मैं क्या करूँगा, f की जगह क्या रखूँगा, मैं x की जगह -8, और -8 रखने के बाद मेरी वैल्यू आएंगी, और वैल्यू आने के बाद यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको भी पता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आई, सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या आई रही, ठीक है। हमने एक वैल्यूज पुटअप करके देखी, जहाँ पर सबसे पहले मेरी 8 और 2 मैंने यहाँ पर पुटअप किया है, और -7, और ये 1/4 है बेटा, यहाँ पर ये 14 दिख रहा है ना, ये 1/4 है। ये जो तुम्हारे रूट आए हुए हैं और जो तुम्हारी वैल्यू आई हुई है, वो पुटअप करने के बाद हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू आएंगी, एक हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएंगी। जहाँ पर मिनिमम वैल्यू आएंगी वो हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जहाँ पर मिनिमम वैल्यू आएंगी वो हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम,
ठीक है। तो -13 जो आ रही है 1/4 पर आ रही है और -7 पर मैक्सिमम आ रही है। ये 1/4 है, बेटा वो 14 नहीं है, वो बाय मिस्टेक वो जो स्लैश है वो चली गई बस। ठीक है। डिटरमाइन ऑल द नंबर्स, ठीक है, विच सेटिस्फाई द कंक्लूजन ऑफ रूल्स थ्योरम फॉर आर ऑफ एक्स। ये रूल्स थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्विक फंक्शन इवेल्युएट माइनस आर ऑफ 1, यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हैं, -r(1), r(1) की और माइनस, ठीक है, r(5) नहीं, r(3) नहीं, -r(1) पर हमने कैलकुलेट किए। ये बेटा ये, हाँ वो जान दो, स्किप कर दो क्योंकि वो आधा ही क्वेश्चन आया हुआ है, पूरा क्वेश्चन आया ही नहीं है। ठीक है। और -5 लिख दिया गलती से, वो पूरा मिस्टेक ही हो गया होगा उसमें कैलकुलेट कर। यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये बड़े 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है। तो आप समझ लीजिए ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे बच्चे हो जिसको स्किप करते हैं। ठीक है। ऐसा फंक्शन दिया रहेगा आपको f(x), 2x³ - 12 21x² + 36x, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। आपको सबसे पहले बिल्कुल क्या करना है, इसका मैं फिर से बता रहा, अभी भी इसके आगे भी बता दिया था, उसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव इसको इक्वेट किसके साथ करना है, 0 के साथ। यहाँ पर आपके 2 रूट्स आए हुए हैं, x1 = 6 और x2 = 1। अभी क्या करना है, स्टेप 2। ठीक है। अभी स्टेप्स 2 की निकालनी है। स्टेप 2 में क्या करना है, उसका फिर से डेरिवेटिव निकालना है। अभी यहाँ पर फिर से डेरिवेटिव को निकालेंगे तो क्या होगा, 12x - 42। यहाँ पर पुट क्या करेंगे हम, x1 और x2 की वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है। यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यू जब हम पुटअप करेंगे, ठीक है, तो पता चलेगा आपको क्या, कि जहाँ पर तुम्हारा f'(x) ग्रेटर देन 0 आ रहा है वो मिनिमम, जहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है मतलब ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, वो मिनिमम। जो पॉजिटिव है मिनिमम, हमें उल्टा याद रखना है, और निगेटिव जो वो क्या है, मैक्सिमम। ठीक है। f'(6) यहाँ पर पुटअप किए। ठीक है। यहाँ पर ये पॉजिटिव आई, मतलब यहाँ पर f'(6) में क्या आएंगे, x1 में क्या आ जाएंगी वो मिनिमम, और f'(1) में क्या आएंगी, मैक्सिमम। ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू एट x = 0। तो आपको क्या करना है, x = 0 है। सेकंड मैं मेथड बता रहा हूँ आपको, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू करके, ये बड़ा आसान तरीका है। f(x) कैसे कैलकुलेट करोगे, जो x आई है वहाँ पर आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे करोगे, x = 1 आप मेन वाले इक्वेशन में पुट करोगे, जहाँ पर f(x) दिया हुआ है 2x³ - 21x² + 36। उसमें आप जैसे ही x पुट करोगे तो आपको f(x) की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली आपको अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है यहाँ पर, तो आपको क्या करने का, x की 6 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इस इक्वेशन में, तो आपको क्या मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू। ठीक है। आपको अगर लिखना होगा तो ये लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा आसान तरीका है। जिसको पता रहेगा वो फास्टली कैलकुलेट करता है। आपको दिख रहा है इतना, मगर कैलकुलेट करते वक्त आपको बड़ा कम समय लगेगा बेटा। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। सबसे पहले आप ये समझ लो किसको इंक्रीजिंग बोलते हैं और किसको डिक्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है। जब तुम्हारा f'(x) इज ग्रेटर देन 0 रहेगा तो वो इंक्रीजिंग। अभी आप बोलोगे सर ये पिछला वाला ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, जहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी वो आप मिनिमम बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल बराबर है बेटा, ये मिनिमम और मैक्सिमम का है कंसेप्ट। ठीक है। और ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अलग है। बिल्कुल इंक्रीजिंग मतलब जहाँ पर ग्रेटर देन 0 है वो इंक्रीजिंग है, और लेस देन 0 है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है। और जहाँ पर इक्वल टू आ रहा है वहाँ पर कांस्टेंट है, इतना याद रखना। ठीक है। ये डाउनवर्ड एरो मतलब डिक्रीजिंग, वो क्या रहेगा बेटा, डिक्रीजिंग। ठीक है। और ये जहाँ पर 0 रहेगा वो 0 कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अभी मैं पहला न्यूमेरिकल लेता हूँ, और यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द इंटरवल ऑफ f(x) वेयर इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। मतलब इट शुड बी अ ग्रेटर देन 0, तब जाके ये क्या आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव। यहाँ पर हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। जैसे ही डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास वैल्यू है। अभी यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करो। ठीक है। आप यहाँ पर 2 वैल्यू पुट करो, 2 - 1 1 मतलब पॉजिटिव आएगा। -5 वैल्यू पुट करो, -5 - 1 -6 उसका स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस, मतलब इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे x की तो आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है, पॉजिटिव। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो कमेंट दिख रहा है ना बेटा, पुट एनी वैल्यू विल बी अ पॉजिटिव, हेंस इट इंक्रीजिंग। ठीक है। आप कोई भी वैल्यू पुट करो, आप करके देखिए, आप -3 -4 +4, ठीक है, ये क्या रहेगा, इंक्रीजिंग ही रहेगा। ठीक है। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ऑलवेज इंक्रीजिंग फॉर एनी वैल्यू। फाइंड
एक्स फॉर विच, आपको लिखना होगा तो ये क्वेश्चन भी लिख ले, तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फाइंड एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, सॉरी 3x स्क्वेयर माइनस 15x प्लस 9 इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अभी ऑलरेडी बोल दिया है कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डिक्रीजिंग साइड में फाइंड आउट करनी है, आपको इंक्रीजिंग साइड में नहीं करनी है। ठीक है, वहाँ पर मैंने यहाँ पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल लिखे है, ठीक है, मगर ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको MSCIT में आते हैं बेटा। यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, तो ऐसा मत समझिए कि आपको डायरेक्ट ये न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं जो आपके MSCIT में क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। बिल्कुल आते हैं बेटा, एक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पेपर के बाद आप देख लीजिए क्वेश्चन पेपर, आपको ऐसे न्यूमेरिकल दिखेंगे। ठीक है, तो फाइंड एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 15x प्लस 9 इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डिक्रीजिंग बोला है मैंने, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में पहले ही बोला है। जब भी इंक्रीजिंग बोला जाएगा आपको, तो आपको इट शुड बी ए ग्रेटर देन 0। डिक्रीजिंग जब बोला जाएगा इट शुड बी ए लेस देन 0। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0, एफ डैश ऑफ एक्स निकाला, क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 9, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x माइनस 15 और लेस देन 0। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने 15 इधर लेके आ गया, तो 6x इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 15/6। अगर मैं 3 से ऊपर भी डिवाइड करता हूँ और नीचे भी डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2। 5/2 मतलब कितना होता है 2.5। ठीक है, अभी 2.5 एक पर्टिकुलर अगर मैं लाइन निकालूंगा तो एक 2.5 की वैल्यू मैं कही तो भी कि यहाँ पर सिलेक्ट की हुई है, यहाँ पर 2.5 आता करके बराबर है बेटा। फिर अभी आपको पता है डिक्रीजिंग बोला, इट शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो ये कहा जाएगा 2.5 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, बराबर है, क्योंकि डिक्रीजिंग क्या आता है जहाँ पर 0 की वैल्यू, सॉरी जहाँ पर तुम्हारे एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0, तो ये क्या होगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, पॉजिटिव साइड की तरफ नहीं जाएगा, इसीलिए तुम्हारी एक्स की वैल्यू ये रहेगी माइनस इन्फिनिटी टू 2.5 तक रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आपको ऐसे अलग अलग ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको ये ऑप्शन आपको वहाँ पर टिक करना है। शायद ये दोनों भी न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे, आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका बता देता हूँ बेटा, फॉर मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू उल्टा याद रखो, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में बिल्कुल जैसा है वैसा। इंक्रीजिंग मतलब इट शुड बी ए ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग मतलब इट शुड बी ए लेस देन 0। ठीक है, और यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम में क्या होगा, जहाँ पर निगेटिव आता है वो मैक्सिमम, जहाँ पॉजिटिव आता है वो मिनिमम। ठीक है, तो इसीलिए आप ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या देखा, मैट्राइसिस, उसके इसमें हमने डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो देखा। मैंने सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर स्किप किए थे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन लेता तो मेरा टाइम जहाँ तक मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, 2-3 बजे तक हमारा क्लास चलता है। मैंने यहाँ पर सारे ट्रिकी क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है, जो आपको अच्छे से समझे होंगे बेटा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको MSCIT के एग्ज़ाम में आते हैं, बराबर है। तो आपने उसको सॉल्व अच्छे से करना है। अगर आपको कोई भी तकलीफ आती है तो आप मैसेज मुझे ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, मैं उसके ज़रूर आपको आंसर दूंगा। आप बिल्कुल सबके व्हाट्सएप ग्रुप में हो। अगर मैट्राइसिस, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें अगर आपको कोई भी तकलीफ आती है, ठीक है, और कोई भी न्यूमेरिकल तो आपको नहीं आ रहा हो, उसका आपको सिंपल टेक्निक जाननी है, तो आप बिल्कुल आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर वो क्वेश्चन को डालिए, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर हम फिर से एक बार रिवीजन ले लेता हूँ विद इन 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा मैट्राइसिस। मैट्राइसिस में हमने क्या देखा बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट जो देखा हमने इन्वर्स कैलकुलेट कैसे करना। अगर आपको एक इन्वर्स कैलकुलेट करना है, उसका पर्टिकुलर हमें अगर A11 कैलकुलेट करना है या फिर A33 कैलकुलेट करना है तो हमने कैसे करना, वहाँ पर हमने आपको शॉर्टकट मेथड बताई। तो जैसे कि वैसे अगर 3/3 का मैट्राइसिस है और उसके आपकी कोफैक्टर, एडजॉइंट वगैरह निकालना है, तो आपको एडजॉइंट निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है, 3/3 का मैट्रिक्स लिख लेना। लिखने के बाद सबसे पहले उसके बाजू में C1 लिखना, C1 मतलब कॉलम 1, उसके बाद कॉलम 2, और वो लिखने के बाद आपका जो मैट्राइसिस होगा 5/3 का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, नीचे R1 लिखना है, R2 लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो आपको छोड़ देना है और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। अगर आप एडजॉइंट वाले मेथड से जाएंगे तो आपको बड़ा समय लगेगा। वो मिलने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। मगर
कोई भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट है तो उसका सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट ये 0 के बराबर है तो वो एग्जिस्ट नहीं होगा, अगर वो निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है तो 101% वो एग्जिस्ट होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कौन से वाले न्यूमेरिकल, इक्वेशंस वाले। इक्वेशन वाली न्यूमेरिकल कभी भी आप मैट्रिसेस में डायरेक्टली सॉल्व मत कीजिए, ठीक है। आप सॉल्व करने जाओगे तो समझ लेना, डायरेक्ट आप क्या करो, उसको वैल्यू पुट करो, क्योंकि आप सॉल्व करने जाओगे तो आपके 2 या 3 मिनट चले जाएंगे। मैंने जैसे आपको ट्रिक बताई, ये आपको ऑप्शन दिए रहते ए बी सी डी, उसमें से ए पुट अप करके देखो, पहले इक्वेशन में आंसर नहीं हुआ था, दूसरा कीजिए, 101% उस चारों में से एक जरूर आएगा, आपको विदिन सेकंड पता चल जाएगा कि ये वाला आपका ए बी जो भी रहेगा आंसर है, ठीक है। उसके बाद हमने देखे मैट्रिसेस में ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको बताया, ठीक है। और उसके बाद आपको वैल्यू दी रहेंगी, ठीक है, और बताया जाएगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। जब ये मैट्रिसेस क्या रहेगा, नॉट इन्वर्टेबल रहेगा। वैसा भी मैंने न्यूमेरिकल लिया, ठीक है। ऐसे मैट्रिसेस के हमने पूरे से न्यूमेरिकल लिए। उसके बाद हम आए डेरिवेटिव के ऊपर। डेरिवेटिव के ऊपर आने के बाद उसके पहले मैट्रिसेस में हमने कोफैक्टर भी लिए, माइनर भी कैलकुलेट कैसे किया आपको एकदम शॉर्ट तरीका बताया हमने, ठीक है। वो होने के बाद हम डेरिवेटिव पर आए, डेरिवेटिव के फार्मूलेस बताए, डेरिवेटिव के क्वेश्चन मैक्सिमम समय पर पहले जो रहते हैं ऐसे पहले आसान 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक हार्ड, बहुत ही ज़्यादा हार्ड पूछा जाता है। जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड पूछा जाता है उसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता दी है। डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखो, उसमें वैल्यू पुटअप करो, आपका आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले हमने लिए कौन से बेसिक क्वेश्चन लिए डेरिवेटिव के, जहाँ पर तुमको डेरिवेटिव अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद टिग्नोमेट्रिक के लिए, टिग्नोमेट्रिक के होने के बाद हमने कौन से लिए, इन्वर्स के लिए, जैसे साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स। कॉस इन्वर्स के बाद फिर हमने लिया कौन सा, मल्टीप्लिकेशन रूल वाले, फिर क्वेश्चन रूल वाले, क्वेश्चन रूल के बाद हमने लॉगरिथमिक, और उसके बाद e रेज़ टू द पावर x, फिर a रेज़ टू द पावर x, x रेज़ टू द पावर x। ऐसे हमने न्यूमेरिकल लिए, इसमें आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इन्वर्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, कॉस का डेरिवेटिव आपको निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू साइन, जो आता है टैन, अगर उल्टा हम करेंगे तो उसका आएगा कॉट, ठीक है। ऐसे भी न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं। कभी कभी 2 फंक्शन दिए रहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक को ए लेना पड़ेगा, दूसरे को बी लेना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग सॉल्व करने पड़ेंगे और कंबाइन करना पड़ेगा आखिरी में। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। उसके बाद मैंने बोला अभी यहाँ पर जो ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं वो भी हमने लिए। उसके बाद हमने जंप किसके ऊपर की, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। नॉर्मली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम पूछे गए जो क्वेश्चन रहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट आपको निकालना रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको मैक्सिमम मिनिमा वाला भी जब पूछा जाता है, और उसके बाद आपको बोला जाता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसका भी हमने कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया। होप आपको ये जो लेक्चर है अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और आपने कल की असाइनमेंट सॉल्व की होंगी। अगर सॉल्व की नहीं है तो आप अब भी सॉल्व करके देखिए, मुझे पूरी गारंटी है आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे उसमें के। और आपको मैं अभी वो उसकी आंसर की भेजने वाला हूँ, वो आंसर की आप चेक कीजिए, आपने जो सॉल्व किए हुए क्वेश्चन हैं वो बराबर है नहीं। और आपको सब लोगों को आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऐसे भ्रम में मत रही है कि तुम्हारी एग्ज़ाम नहीं होंगी, पोस्टपोन्ड होंगी, मगर तुम्हारी MSCET की एग्ज़ाम, JEE की एग्ज़ाम होंगी, मतलब होंगी। जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी 4 जुलाई की होने वाली थी, और हो सकती है पोस्टपोन्ड हो, ठीक है। आप हर वक्त वेबसाइट पे जाके देखते रहिए। अगर आपको नहीं पता है कुछ, आपको वेबसाइट नहीं चेक करना आ रहा है, तो आप जिस ग्रुप में ऐड हैं उस ग्रुप में आप मैसेज डालिए, सर कोई अपडेट आया हुआ है क्या MSCET के रिलेटेड, JEE के रिलेटेड, वो 101% आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आपको सॉल्व करने के लिए अलग अलग क्वेश्चंस जो है, ठीक है, आपको बुक से मिलेंगे, मगर प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने फास्ट आंसर आएंगे। इतना याद रखिए, आपके पास रहता है समय कम और क्वेश्चन ज़्यादा। आपको एक क्वेश्चन के लिए हार्डली 30 to 50 सेक्शन देना है, उसके ऊपर आप ज़्यादा समय नहीं दे सकते, अदरवाइज आप MSCET में स्कोर नहीं कर पाओगे, सिमिलरली JEE में भी स्कोर नहीं कर पाओगे। अभी बता देता हूँ, MSCET के जो क्वेश्चंस रहते हैं उनकी जो लेवल रहती है वो थोड़ी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू JEE। अब JEE के जो क्वेश्चन रहते हैं थोड़े से हार्ड रहते हैं, वो भी मैंने यहाँ पर JEE के क्वेश्चन भी लिए हुए हैं। पिछले साल में जो आए हुए क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने पूरे कवर किए हुए हैं, आप देख लेना, आपको वो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आएंगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी स्पीड बढ़ेगी, जितनी स्पीड बढ़ेगी उतने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच।